दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th आईटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे कंप्लीट सिलेबस के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, डिफाइन स्टाइल इन ओपन ऑफिस। तो स्टाइल क्या होती है? सेट ऑफ फॉर्मेट्स होता है जिसको हम डॉक्यूमेंट के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज, किसी भी एलिमेंट पे हम जो सेट ऑफ फॉर्मेट्स अप्लाई करते हैं उसका नाम बोला हमने स्टाइल। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। A style is a set of formats that we can apply to selected pages, text, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. एडवांटेजेस की हम बात करें तो इससे हम डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी इंप्रूव कर सकते हैं और मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस को इजी बना सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। एक्सप्लेन एनी 4 स्टाइल सपोर्टेड बाय openoffice.org। तो पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, तो आप इस तरह से 4 स्टाइल्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पेज स्टाइल्स की। तो पेज के जितने भी चीजें होती हैं जैसे कि मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड, इन सब चीजों पे फॉर्मेट्स जो हम अप्लाई करते हैं वो पेज स्टाइल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ओपन ऑफिस कैल्क की जहां पे हम स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, वहां पे पेज स्टाइल्स में सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग शीट्स भी आता है, यानी कि जो आपकी स्प्रेडशीट्स पे जो वर्कशीट होती है तो वर्कशीट्स किस सीक्वेंस में प्रिंट होंगी वो भी पेज स्टाइल्स के अंदर आता है। मुझे लगता है स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा स्लो करूँ इन चीजों को। तो नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल में पैराग्राफ की चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे पैराग्राफ का बॉर्डर हो गया है ना, और अपना अलाइनमेंट हो गया, टैब, स्टॉप, लाइन स्पेसिंग और बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पैराग्राफ स्टाइल में आती है और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टर स्टाइल की, तो पैराग्राफ के अंदर का जो टेक्स्ट होता है वो आपका कैरेक्टर स्टाइल्स में आता है। सो कैरेक्टर स्टाइल्स अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स। तो आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीजें कैरेक्टर स्टाइल्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और एक और बात है कि जब हम कैरेक्टर स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं ना तो हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, और अगर हमें पेज स्टाइल या फिर पैराग्राफ स्टाइल हमें अगर अप्लाई करनी है तो हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। ये सब चीजें आप याद रखना। कैरेक्टर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, पेज पैराग्राफ में नहीं करना पड़ता। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है 2022 वाले पेपर में। आगे बात करेंगे फ्रेम स्टाइल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है हमारे जो फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम क्या होता है? कोई भी जैसे इमेज है मेरा मान लो, तो इमेज के चारों ओर एक डब्बा बन जाता है ना, उसको हम फ्रेम बोलते हैं। या फिर कोई टेक्स्ट बॉक्स हो गया जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसके चारों ओर एक डब्बा बना हुआ होता है, तो उसको हम फ्रेम ही बोलते हैं। तो फ्रेम स्टाइल्स फ्रेम पे काम करती है ना, ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स पे, इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स एंड कॉलम्स। मुझे उम्मीद है ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी, पहले से नहीं पढ़ी हुई तो आप हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने चारों चैप्टर्स एक वीडियो में कंबाइन करके डाले हुए हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिल फॉर्मेट मोड क्या होता है? देखो ये पूछा गया आपसे, फिल फॉर्मेट मोड। जैसे मैंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस तरह से मान लो ये मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि स्केटर्ड एरिया से मैं कोई स्टाइल अप्लाई करूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मुझे कोई स्टाइल यहां से यहां तक अप्लाई करनी है, फिर वही स्टाइल मुझे यहां से यहां तक अप्लाई करनी है, फिर वही स्टाइल मुझे यहां से यहां तक अप्लाई करनी है। तो मैं बार बार स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे जाके ये सब काम नहीं करूंगा। उसके लिए मैं फिल फॉर्मेट मोड का यूज कर लेता हूं। उससे क्या है कि मैं अपनी स्टाइल को सेलेक्ट करूंगा, फिल फॉर्मेट मोड को सेलेक्ट करूंगा, और जहां जहां मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा ना वहां वहां वो स्टाइल अप्लाई होती जाएगी। ये सब चीजें आपको याद आ रही होंगी, रिकॉल हो रही होंगी। अगर याद नहीं आ रही है तो मैं हूं ना याद दिलाने के लिए। चलो, फिल फॉर्मेट मोड की डेफिनेशन देखो आप आराम से। Fill format mode is used to apply a style to many different areas quickly without having to go back to styles and formatting window and double click every time। है ना, आपको बार बार स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे जाके डबल क्लिक करके टेक्स्ट को ये सब नहीं करना होता। सीधे आपको क्या करना होता है, स्टाइल को सेलेक्ट करो, फिल फॉर्मेट मोड को सेलेक्ट करो, और जहां जहां आप चाहो वहां अप्लाई कर सकते हो। This method is quite useful when we need to format many scattered paragraphs, cells or other items in the same style। अगर आपको सेम स्टाइल scattered एरियाज पे अप्लाई करनी है तो आप फिल फॉर्मेट मोड का यूज करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, शॉर्ट, कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और हर साल आता है। पिछले साल डिलीट हो गया था फिर भी आया था। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस राइटर डॉट ओडीटी होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2021 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2021 में कोरोना बैच था, पेपर नहीं हुए थे, लेकिन जिन्होंने री एग्जाम दिया था इंप्रूव करने के लिए उनके में ये क्वेश्चन आया था। ओपन ऑफिस बेस की उन्होंने एक्सटेंशन पूछी थी। तो मैं आपको राइटर की तो मैंने बता दी ओडीटी होती है। फिर अगर हम बात करें कि कैल्क की होती है, कैल्क की एक्सटेंशन होती है डॉट ओडीएस, और अपना जो ओपन ऑफिस बेस होता है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ओडीबी। याद रखना, ठीक है।
अगर आपको इनमें समस्या हो रही है याद करने में तो ट्रिक बता देता हूँ। टी फॉर टेक्स्ट, हम राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ओडीटी हो गया। एस फॉर स्प्रेडशीट, कैलक में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं ओडीएस हो गया। और बी फॉर बेस है ना, ओडीबी हो गया। तो ये चीज याद रखना। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब हम कोई फाइल सेव करते हैं ना तो उसके नाम के लास्ट में एक्सटेंशन लगी हुई है। जैसे कोई इमेज फाइल है तो उसके नाम के लास्ट में .png या फिर jpg लगा हुआ होता है ना। समझ में ये चीज। तो इसी तरह से राइटर, बेस और कैल्क की एक्सटेंशन आपको याद रखनी है। चलो भाई आगे बात करेंगे। एनी चेंजेस मेड टू अ स्टाइल आर इफेक्टिव इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये ट्रू या फॉल्स बताना है आपको कि अगर मैंने कोई स्टाइल में चेंज किया, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, तो मैं कोई और नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलता हूं तो मुझे उस डॉक्यूमेंट में स्टाइल पहले जैसी मिलेगी या फिर चेंज होने के बाद जो हुई है ऐसी मिलेगी। तो ये चीज आप याद रखना, जब भी मैं कोई स्टाइल में मॉडिफिकेशन करता हूं तो वो केवल उसी डॉक्यूमेंट के लिए वैलिड होता है जिस डॉक्यूमेंट में आपने वो चेंज किया है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं होता है। जिस डॉक्यूमेंट में आपने उस स्टाइल में मॉडिफिकेशन किया है उसी डॉक्यूमेंट में वो स्टाइल मॉडिफाइड रहती है। कोई नया डॉक्यूमेंट आप खोलोगे तो उसमें पुरानी वाली स्टाइल आपको मिलेगी। चलो जी, 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक फिल्टर्स। आपको 4 ग्राफिक फिल्टर्स को एक्सप्लेन करना है। तो बहुत सारे मैंने आपको कराए थे, उनमें से कोई भी 4 आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे लिख दिए हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से रीड कर लो, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले से। इन्वर्ट क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है कलर वैल्यूज को ऑफ अ कलर इमेज और ग्रे स्केल इमेज की ब्राइटनेस वैल्यूज को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है। स्मूथ क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेज को सॉफ्टन कर देता है और शार्पन जो है कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देता है। रिमूव नॉइज जो है ना, सिंगल पिक्सल्स को इमेज में से रिमूव कर देता है, डर्ट को, है ना। सोलराइजेशन क्या है कि लाइट के इफेक्ट को कम कर देता है। और फर्दर डायलॉग बॉक्स भी इसमें ओपन होके आता है जिससे आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हो, पैरामीटर्स को। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं। आप एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर लो। चलो जी, ये सभी याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स बन के एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखिए, इमेज क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग कब करते हैं हम? जैसे कोई भी हमारा इमेज है उसका कोई पार्ट हम हटाना चाहते हैं और जो जैसे मेरा एक इमेज है यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं और ये वाला पार्ट गायब कर दूं, केवल इतना इमेज में देखना चाहता हूं, तो उसके लिए क्रॉप कर दूंगा मैं इमेज को। ठीक है, अब 2 तरीके होते हैं क्रॉपिंग के, एक होता है कीप स्केल और एक होता है कीप इमेज साइज। उनके बारे में भी हमें यहाँ पे बताना है कि एक्सप्लेन द 2 ways इन विच क्रॉपिंग कैन बी डन। आइए देखते हैं क्रॉपिंग क्या होता है। व्हेन वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन अ सेक्शन ऑफ द इमेज फॉर आवर पर्पस ऑफ अ डॉक्यूमेंट वी मे विश टू क्रॉप और कट ऑफ पार्ट्स ऑफ इट। सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई एक सेक्शन चाहिए इमेज का तो हम उसके लिए डॉक्यूमेंट में अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं, कीप स्केल और कीप इमेज साइज। कीप स्केल को जब आप सेलेक्ट करते हो तो साइज ऑफ द इमेज आल्सो चेंजेस, और अगर कीप इमेज साइज को सेलेक्ट करते हो तो जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो एनलार्ज या फिर श्रंक हो जाएगा। ये चीज समझिए। जैसे मेरा ये इमेज है, मैंने कीप स्केल करके इसको क्रॉप किया, तो मैंने यहां से क्रॉप कर दिया, यहां से क्रॉप कर दिया, तो इतना बचेगा। अगर मैंने कीप इमेज साइज को सेलेक्ट किया हुआ है तो ये जो इतना वाला जो पार्ट है ना, यही एनलार्ज होके यहां तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? मतलब साइज सेम रहेगा लेकिन आप जो हिस्सा हटाना चाहते थे वो हिस्सा हट जाएगा। तो विड्थ और हाइट ऑफ द इमेज रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब इतने में ही ये हिस्सा फैल जाएगा एनलार्ज होके। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है? जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उसमें मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है पहले से ही, कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इमेज लगा दिया। अब ये इमेज किस तरह से इस टेक्स्ट के सराउंडिंग में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर आ जाए, मतलब इमेज पीछे जाए और टेक्स्ट उसके ऊपर छपा हुआ हो, ओवर प्रिंटेड ऑन दी इमेज। या फिर मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट तो पीछे लिखा रहे और उसके ऊपर इमेज आ जाए, टेक्स्ट दिखे ही ना, टेक्स्ट पीछे छिप जाए। या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा बीच में तो आ जाए इमेज और इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है और इधर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से इमेज को फंसा सकते हैं टेक्स्ट के बीच में। यही होता है अपना टेक्स्ट रैपिंग। सो टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट व्हिच में रैप अराउंड द ग्राफिक ऑन वन और बोथ साइड्स, be over printed behind or in front of the graphic और treat the graphic as a separate paragraph or character। ठीक है, तो इससे हम ग्राफिक को एज अ सेपरेट पैराग्राफ या फिर कैरेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं। ग्राफिक बोले तो कोई भी इमेज या फिर कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होता है? इमेज तो आप जानते हो, फोटो। और ड्राइंग ऑब्जेक्ट जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, ये सब आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
चलो आगे बढ़ेंगे। एंकरिंग की बात करें, डिफाइन एंकरिंग। सो जैसे मेरा कोई इमेज है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया, तो मेरा इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसके साथ एक एंकर पॉइंट आता है। एंकर पॉइंट क्या होता है भैया, अभी बताते हैं। ये देखो इस तरह से एक एंकर पॉइंट आता है। अब ये एंकर पॉइंट जहां जहां जाएगा, ये इमेज भी उसके साथ वहां वहां जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एंकर पॉइंट को मैंने यहाँ की जगह उठा के यहाँ रख दिया। अब एंकर पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, तो इमेज भी इसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे इसकी रिलेशन थी, इसके इस तरह पास में था वो, यहाँ पे भी उसी तरह उसके पास आ जाएगा। अब क्या होता है ना, एंकर पॉइंट हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने अपना इमेज रखा और इसका एंकर पॉइंट मैंने डिफाइन वर्ड पे रख दिया। ठीक है, मतलब डिफाइन वर्ड को ही मैंने एंकर पॉइंट बना दिया। अब ये जो डिफाइन वर्ड है ना, इसको मैं जहां जहां उठा के रखूंगा ना, ये इमेज भी उसी हिसाब से चला जाएगा। ये डिफाइन वर्ड को मैंने नीचे ले गया, इसको मैंने लिख दिया डिफाइन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ही एंकर पॉइंट आ गया अपना, तो इमेज भी मेरा यहाँ आ जाएगा उस हिसाब से। जब डिफाइन यहाँ था तो इमेज यहाँ था, अब डिफाइन यहाँ पे आ गया तो इमेज यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम एंकर पॉइंट को कहीं भी रख सकते हैं, किसी पैराग्राफ पे रख सकते हैं, किसी कैरेक्टर पे रख सकते हैं, किसी फ्रेम पे, किसी इमेज पे, कहीं भी हम एंकर पॉइंट को रख सकते हैं। ठीक है भाई, सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफिक्स। दिस पॉइंट कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर। एन इमेज ऑलवेज हैज एन एंकर पॉइंट। हर एक इमेज का हमेशा एक एंकर पॉइंट होता ही होता है। चलो आगे बढ़ेंगे, अलाइनमेंट की बात करते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है, जो हमारा एंकर पॉइंट हमने चूज किया है ना, उसके रेस्पेक्ट में ग्राफिक का वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ही अलाइनमेंट कहलाता है। सो अलाइनमेंट रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। चलो आगे बात करेंगे अरेंजमेंट की। ये चारों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग और टेक्स्ट रैपिंग। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, लिखवा के ले लो। चलो अरेंजमेंट की बात करते हैं। अरेंजमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। यानी कि मैंने कोई अपना इमेज या फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया, ग्राफिक लगाया, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस इस तरह से आपको दिखाई देती होगी। कभी कभी जब आप इमेज को इधर उधर रखते होंगे ना, तो एक इस तरह से हल्की सी वर्टिकल एक्सिस आपको दिखाई देती होगी। ये जो है ना, ये इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह से ग्राफिक दूसरे ग्राफिक्स के रेस्पेक्ट में हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ पे एक इमेज है। ठीक है, एक मिनट, एक इमेज ये रहा यहाँ पे और एक इमेज ये रहा यहाँ। मैं चाहता हूं इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहाँ पे रख दूं अपना इमेज। तो वर्टिकल एक्सिस हमको इस तरह से बता देगा कि आप किस तरह से दोनों ग्राफिक्स के रेस्पेक्ट में अपने इस वाले इमेज को फंसा रहे हो। ठीक है, तो ये अपना इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस होता है। अरेंजमेंट कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। चलो आगे बढ़ेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आता है हाउ कैन वी रिसाइज ग्राफिक्स इन राइटर। तो ओपन ऑफिस राइटर में हम ग्राफिक्स को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें रिसाइजिंग की, ग्राफिक्स में बोले तो इमेज और ड्राइंग ऑब्जेक्ट दोनों आगे, दोनों के लिए सेम तरीका होता है। जैसे मेरा ये एक इमेज है यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं ना, तो इसके चारों ओर ग्रीन कलर की रिसाइजिंग हैंडल्स आ जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जैसे ही मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, 8 ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल आएगी। आप जैसे ही किसी भी ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल पे अपना एरो लेके जाओगे, अपना पॉइंटर लेके जाओगे, तो वहां पे डबल हेडेड एरो आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, जैसे ही मैं अपना माउस का पॉइंटर लेके जाऊंगा यहाँ पे, इस तरह से डबल हेडेड एरो आ जाएगा। फिर इसकी हेल्प से मैं ड्रैग करके इसको रिसाइज कर सकता हूँ किसी भी हैंडल पे, किसी भी ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल पे जाके मैं अपने इमेज को रिसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, सो क्लिक द पिक्चर टू शो द ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स। ठीक है, उसके बाद पोजीशन द पॉइंटर ओवर वन ऑफ द ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स। द पॉइंटर चेंजेस टू अ शेप गिविंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिसाइजिंग। वही है, मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है रिसाइजिंग का, क्या, डबल हेडेड एरो। ठीक, फिर क्लिक एंड ड्रैग टू रिसाइज द पिक्चर, रिलीज द माउस व्हेन सैटिस्फाइड विद द न्यू साइज। ठीक है, तो ड्रैग करके आप रिलीज कर दो माउस को, जब भी आप सैटिस्फाई हो जाओ आपका इमेज रिसाइज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कोई इमेज अपना इंसर्ट किया अपने डॉक्यूमेंट में, तो इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना, तो पिक्चर टूल बार खुल के आता है। पिक्चर टूल बार खुल जाएगा। पिक्चर टूल बार में एक ऑप्शन मिलता है मुझे जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की हेल्प से मैं इस इमेज की ट्रांसपेरेंसी की वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं ये इमेज 50% ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो उसमें 50 वैल्यू डाल दूंगा। ये इमेज आधा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका फायदा क्या है भाई, इसकी हेल्प से मैं वाटर मार्क बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया हुआ इमेज, यहाँ पे मैंने इमेज लगाया हुआ है और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो बैकग्राउंड में मेरा इमेज ही पड़ा है और उसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो ये एक वाटर मार्क की तरह काम करेगा। ठीक है,
और हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने टेक्स्ट रैपिंग की हुई है, यहाँ पे इमेज है और इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, टेक्स्ट रैपिंग में भी काम आएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। बाय यूजिंग द ट्रांसपेरेंसी बॉक्स इन द पिक्चर टूलबार वी कैन मॉडिफाई द परसेंटेज वैल्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू मेक द इमेज मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड। चलो भाई आगे बात करेंगे ग्राफिक्स मोड की। ठीक है, तो ये भी आपको पिक्चर टूलबार के अंदर मिलता है। यहाँ पे आप ग्राफिक मोड को चेंज कर सकते हो, कलर इमेज को ग्रे स्केल कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग द इमेज एंड देन सेलेक्टिंग ग्रे स्केल फ्रॉम द ग्राफिक्स मोड लिस्ट। क्या होता है, जैसे मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया, उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही क्या खुलता है, पिक्चर टूलबार। पिक्चर टूलबार में कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे ग्राफिक फिल्टर्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ऐसे ही एक होता है ग्राफिक्स मोड। ग्राफिक्स मोड से आप कलर इमेज को ग्रे स्केल कर सकते हो, ग्रे स्केल को वापस कलर कर सकते हो। ठीक है, सो आप जैसे कलर इमेज है तो उसको ग्रे स्केल कर दोगे। कैसे करोगे, ग्रे स्केल पे क्लिक करोगे और कर दोगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ ग्राफिक्स मोड। तो वही है, जैसे मेरा यहाँ पे कोई पिक्चर मैंने इंसर्ट की हुई है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पिक्चर टूलबार खुल के आएगा। पिक्चर टूलबार में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि ग्राफिक फिल्टर्स हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ग्राफिक्स मोड हो गया। ग्राफिक्स मोड की हेल्प से आप इमेज को ग्रे स्केल कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन चेंज कलर इमेजेस टू ग्रे स्केल बाय सेलेक्टिंग द इमेज एंड देन सेलेक्टिंग ग्रे स्केल फ्रॉम द ग्राफिक्स मोड लिस्ट। चलो, डिफाइन गैलरी। गैलरी में क्या होता है, रियूजेबल कुछ पिक्चर्स, ठीक है, और कुछ साउंड्स होती हैं जिनको हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गैलरी प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू ग्रुप रियूजेबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्राफिक्स एंड साउंड्स दैट यू कैन इंसर्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट्स। आगे बढ़ेंगे, हाउ कैन वी ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स है, मान लो मेरे सामने, जैसे यहाँ पे एक अपना स्क्वायर है और यहाँ पे मेरा एक सर्कल है, मैं चाहता हूँ इनको ग्रुप कर दूँ। ग्रुप करने का मतलब क्या है, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो मैंने अगर इसको सेलेक्ट किया स्क्वायर को, तो इसके चारों ओर ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स आएंगी। ठीक है, इसका एक फ्रेम बन के मेरे पास आ जाएगा। मैं चाहता हूं जब मैं किसी एक को सेलेक्ट करूंगा तो दोनों ही सेलेक्ट हो जाए, दोनों एक ही फ्रेम के अंदर आ जाए, एक ही साथ ये रिसाइज हो, एक ही साथ इनका कलर चेंज हो, सब कुछ एक साथ हो। तो ग्रुपिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे, जैसे ये अपना स्क्वायर था, ये अपना सर्कल था, पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट का बटन दबा के रखा और इसको भी सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट बटन के साथ दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, मैं 3 को भी कर सकता हूं। ठीक है, शिफ्ट बटन को दबा के रखा और दोनों को मैंने क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके जो मेनू आती है उसे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया। ठीक है, और फिर से मैंने ग्रुप पे क्लिक कर दिया, एक और दोबारा से ग्रुप का ऑप्शन आता है, इस तरह से ग्रुप हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लो पहले की तरह, शिफ्ट का बटन दबा के, फिर आप फॉर्मेट मेनू पे जाओ। फॉर्मेट मेनू में ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, ग्रुप का ऑप्शन, ग्रुप के ऑप्शन में फिर से एक ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक कर दो, बस इतना करना है आपको। तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, then hold the shift key and select others you want to include in the group. The bounding box expands to include all the selected objects, यानी कि दोनों जो है एक ही बॉक्स में आ जाएंगे जब आप शिफ्ट का बटन दबा के उनको सेलेक्ट करोगे। फॉर्मेट मेनू में जाके ग्रुप पे क्लिक कर दो मेनू बार से, या फिर राइट क्लिक करके ग्रुप पे क्लिक करो, फिर से ग्रुप पे क्लिक करो, आप यहाँ से ग्रुप कर सकते हो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को। आगे बात करेंगे व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या होता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी हेल्प से हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं चाहता हूं ये जो लोगो है ना, मेरे प्रतीक कुमार क्लासेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लोगो हर बार मेरे डॉक्यूमेंट में आए, तो पहले से ही मैं एक टेम्पलेट बना दूंगा जिसमें सबसे ऊपर यहाँ पे मेरा चैनल का नाम लिखा होगा, और इसकी हेल्प से मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूँ। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं इसको। टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट वी यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओपन ऑफिस आर बेस्ड ऑन टेम्पलेट्स। ठीक, आगे बात करेंगे, टेम्पलेट्स कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन, सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, a set of styles and user specific setup information such as measurement units, language, डिफॉल्ट प्रिंटर, टूल बार एंड मेनू कस्टमाइजेशन। यानी कि जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी चीजें होती हैं, स्टाइल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, सारी की सारी सेटिंग्स जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट में होती हैं वही आपके टेम्पलेट में होती है। ठीक है, बस टेम्पलेट एक डॉक्यूमेंट ही होता है और उसकी हेल्प से हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। चलो आगे बात करें इसके एडवांटेजेस की। तो हमारे क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं, टाइम को सेव करने में हेल्प करते हैं, और हमारा जो वर्कलोड है उसको कम कर देते हैं, आसान बना देते हैं आपको, और मिस्टेक्स होने के चांस भी कम हो जाते हैं। जब आपने पहले से ही अपना चीज बनाई हुई है जो आपको बार बार यूज करनी है, तो फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलो आगे बात करेंगे डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है।
डिफॉल्ट टेम्पलेट कुछ भी नहीं है, जब भी आप ओपन ऑफिस राइटर को खोलोगे तो एक डिफॉल्ट टेम्पलेट खुल के आता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है। आप चाहो तो डिफॉल्ट टेम्पलेट को चेंज भी कर सकते हो, कोई भी टेम्पलेट आप बाय डिफॉल्ट लगा सकते हो, ठीक है। सो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका मेनली डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है। आगे हम बात करेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। सो राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर लेट्स अस बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम द हेडिंग्स इन आवर डॉक्यूमेंट। जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसे मैंने कोई बुक लिखी थी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, सो उसमें जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके हिसाब से मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होती है भाई? कंटेंट्स नहीं होते ना बुक में, जो आपका इंडेक्स होता है बुक में, उसी को हम बोल रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। वो हम अपने चैप्टर हेडिंग्स की हेल्प से बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि हेडिंग्स को अच्छे से स्टाइल किया जाए कंसिस्टेंटली। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं तो सेम तरह की स्टाइल होनी चाहिए चैप्टर्स के नेम पे। जैसे मैंने लिखा पहला चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, तो जो स्टाइल मैंने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की हेडिंग पे अप्लाई की है, वही स्टाइल मुझे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पे भी वही स्टाइल अप्लाई करनी होगी। सारी की सारी हेडिंग से मुझे सेम स्टाइल अप्लाई करनी होगी। उससे क्या है कि कंसिस्टेंसी भी बनेगी डॉक्यूमेंट में और टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग 1 आप यूज कर सकते हो चैप्टर टाइटल्स के लिए, हेडिंग 2 यूज कर सकते हो, और हेडिंग 3 आप सब हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हो। भैया हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 क्या है? ये स्टाइल्स के नाम है। हेडिंग 1 स्टाइल का नाम है जो कि आप चैप्टर्स के लिए यूज कर सकते हो, और हेडिंग 2, हेडिंग 3 भी स्टाइल्स के नाम है जो आप टॉपिक्स के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का मतलब क्या होता है। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का मतलब ये है कि मान लो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाई हुई है, वहां पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑटोमेटेड होता है, मुझे खुद से टाइप नहीं करना होता वहां पे कि भाई कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे। ये सब चीजें ऑटोमेटेड होती हैं, अपने आप बन जाती है, बस आपको कमांड देनी होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है कि मैंने ये सब कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि गलती से ये बिगड़ ना जाए सिस्टम। मान लो किसी बच्चे ने आके टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक किया और बैक स्पेस दबा दिया और वो मिटा दिया उसने। ये सब चीजें ना हो तो उसके लिए मैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का बटन दबा देता हूं, पे चेक मार देता हूं। इससे क्या है कि एक्सीडेंटली चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम बीइंग चेंज्ड एक्सीडेंटली वी कैन यूज द प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आप एंट्रीज टैब का यूज करते हो इंसर्ट इंडेक्स टेबल उसमें डायलॉग बॉक्स में, तो वहां पे कुछ आपको स्ट्रक्चर लाइन एक दिखाई देती है। स्ट्रक्चर लाइन पे कुछ बटन्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि ई हैश, ई टी, हैशटैग एलएस और एलई। इन बटन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो इन सभी बटन्स का मतलब देखते हैं। ई हैश बटन का मतलब होता है चैप्टर नंबर, ई बटन का मतलब होता है एंट्री टेक्स्ट यानी कि चैप्टर का नेम, टी का मतलब होता है टैब स्टॉप, हैशटैग का मतलब होता है पेज नंबर, एलएस का होता है स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक, और एलई का मतलब होता है एंड ऑफ अ हाइपरलिंक, ठीक है। ये चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट राइटर कितनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स को इवेल्युएट करता है जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। यानी कि आपने चैप्टर का नाम लिखा, पहली हेडिंग तो ये हो गई, फिर उसका टॉपिक का नाम दूसरी हेडिंग ये हो गई, फिर उसका सब टॉपिक तीसरी हेडिंग ये हो गई। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग्स को राइटर इवेल्युएट करता है, तो बाय डिफॉल्ट 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स को करता है। आप इसको चेंज भी कर सकती हो, ठीक है। सो 10 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे मेल मर्ज को एक्सप्लेन करो। मेल मर्ज में क्या होता है, मैंने कोई अपना लेटर लिखा या फिर कोई इनविटेशन कार्ड लिखा, ठीक है, जैसे आपके बर्थडे पार्टी का मैंने कार्ड बनाया, तो कार्ड बना के मैं चाहता हूं सभी लोगों को उस कार्ड को भेज दूं। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने लिखा टू और फिर यहाँ पे 2 लाइंस खींच दी और फिर मैंने लिखा कि यू आर इनवाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी, ये सब, ठीक है। तो फिर मैंने इसका प्रिंट निकलवा लिया और जिस जिसको भेजना था हर एक कार्ड पे अलग अलग बंदे का नाम मैंने पेन से लिख दिया, टू प्रतीक कुमार ऐसे करके, है ना। दूसरा तरीका क्या है, मैं ये सब ना करूं, मैं चाहता हूं कि हर एक कार्ड पे हर बंदे का नाम पहले से ही प्रिंट होके आए। हर एक कार्ड पे जिन जिन को मुझे भेजना है ना, उन लोगों का नाम पहले से प्रिंट होके आए। जैसे इस कार्ड पे किसी और का नाम आया, ठीक है, इस कार्ड पे किसी और का नाम आया, हर कार्ड पे अलग अलग बंदे का नाम आया, जिससे मैं उनको पर्सनली वो लेटर भेज सकूं। इसके लिए हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे मैंने पहले लेटर लिख दिया, उसमें मैं पहले ही खाली जगह छोड़ दूंगा टू के बाद, ठीक है, खाली जगह छोड़ दी। फिर मैं एक और डॉक्यूमेंट लूंगा, अभी रुकना, उस डॉक्यूमेंट में या फिर एक अपना वो लूंगा, क्या बोलते हैं उसे, डाटाबेस फाइल लूंगा, उसको हम बोलते हैं डाटा सोर्स, और ये है हमारा मेन डॉक्यूमेंट। 2 पार्ट होते हैं इसमें, मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स।
डाटा सोर्स में जितने भी लोगों को ये भेजना है ना, उन सभी लोगों का नेम और एड्रेस होगा, ठीक है, नेम और एड्रेस। डाटा सोर्स को बनाने के लिए आप डाटाबेस का यूज कर सकते हो, स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा ना, इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, तभी तो नाम मेल मर्ज लिखा है। इन दोनों को मर्ज कर देंगे और हर एक बंदे के नाम पे अलग अलग लेटर बन के आ जाएगा। चलो अब देखते हैं इसको क्या होता है। A mail merge is a way to take a letter we have written and send it to a whole bunch of people, personalizing it with information about them। ठीक है, तो हर एक लेटर पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उनका नाम वगैरह होगा। उससे फायदा क्या है कि वो बंदा समझेगा कि आपने उसी के लिए पर्सनली लेटर टाइप किया है। उस बंदे को जिसको आपने लेटर दिया है उसको क्या लगेगा कि आपने उसी के लिए पर्सनली लेटर टाइप किया है, क्योंकि उसका नाम प्रिंट हो गया है पहले से। सो दे माइट थिंक दैट वी टाइप्ड दैट लेटर पर्सनली फॉर देम। चलो, a mail merge can also be a quick way to take a list of people's mailing addresses and generate labels or envelopes with the address for a different person on each label or envelope। यानी कि आपको अगर envelopes भी बनाने हैं अलग अलग बंदे के लिए, तो उसके लिए भी आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करेंगे मेल मर्ज के एडवांटेजेस। तो वही है कि आपके लोग जिनको आप भेज रहे हो आपको पर्सनली फील करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है जिसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं, जिनको उनसे कम्युनिकेट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल वाले हैं, उनको इनविटेशन देना है किसी प्रोग्राम का आपके पेरेंट्स को, तो सारे बच्चों के पेरेंट्स का नाम मेल मर्ज के हिसाब से प्रिंट करा के सभी बच्चों को अलग अलग कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेल मर्ज का एडवांटेज हो गया। आगे बात करेंगे राइट एनी 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट फॉर मेल मर्ज। तो जो हम मेन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो हमारा लेटर या फिर जो भी इनविटेशन कार्ड होता है, उसको बनाते टाइम 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। वो 2 चीजें क्या है? पहली चीज ये है कि जहां पे भी आप टू लिखो या फिर जो भी यहाँ पे आपको नाम लिखना हो, तो वहां पे नाम ना लिखो किसी का, खाली जगह छोड़ दो, 2-3 लाइन छोड़ दो, वहां पे किसी का नाम ना लिखो, क्योंकि फिर क्या होगा ना, आपको वो ही लेटर सभी लोगों को भेजना है, तो नाम तो बाद में आप डाटा सोर्स से वहां पे कनेक्ट कर ही लोगे, तो नाम आपको किसी का लिखना नहीं है, खाली जगह छोड़नी है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि टेक्स्ट वो लिखो जो सबको जाने वाला है। इस तरह से लिखो कॉमन टेक्स्ट जो सभी लोगों को आप भेज सको। राइट आउट द टेक्स्ट दैट विल बी गोइंग टू एवरीवन एंड प्लान वेयर यू वांट द फील्ड्स। मतलब आप प्लान कर लो पहले से कि मुझे कहाँ पे नाम और एड्रेस चाहिए, फील्ड्स बोलते हैं इनको, है ना। फॉर इंस्टेंस यू माइट नो दैट यू आर गोइंग टू हैव एन एड्रेस ब्लॉक एट द टॉप ऑफ द लेटर, सो यू विल लीव अ फ्यू लाइंस फॉर दैट। आपको पता है कि एड्रेस आपको सबसे ऊपर लिखना है लेटर में, तो उसके लिए पहले से ही 2-3 लाइनें आप छोड़ दीजिए। दूसरा पॉइंट है वंस यू हैव रिटन द लेटर आउट एंड यू नो व्हाट फील्ड्स यू नीड, यू कैन डिलीट द स्पेसिफिक लाइक मिस्टर सचिन एंड इंसर्ट द फील्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस इंस्टेड। जैसे आपने किसी का नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल मिस्टर सचिन, तो उसको डिलीट कर दो, उसकी जगह हम जो है डाटा सोर्स से अपना डाटा को इंसर्ट कर लेंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल क्रिएटिंग। अरे ये फिर से आ गया क्या? 25, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाटा सोर्स। डाटा सोर्स क्या होता है? हम वो हमारा डाटाबेस या फिर स्प्रेडशीट फाइल होती है जिससे हम मेल मर्ज में अपने लोगों के एड्रेसेस और लिस्ट लेते हैं, ठीक है। सो डाटा सोर्स इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट स्टोर डाटा। Data source can be any document having details like contact and addresses of various peoples or clients of an organization. It is generally in a spreadsheet or database format. ठीक है। हम कैसे बना सकते हैं डाटा सोर्स को? MS एक्सेस से, MS एक्सेल से, ओपन ऑफिस बेस से, MySQL से, इन सब सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम डाटा सोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ डाटा कंसोलिडेशन, पहला क्वेश्चन। सो डाटा कंसोलिडेशन नाम से पता चलता है, कंसोलिडेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। सो अगर मैं बात करूं डाटा कंसोलिडेशन की, तो जैसे मेरे पास कोई वर्कबुक है, ठीक है, तो वर्कबुक में मेरे पास कुछ वर्कशीट्स है, वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3, वर्कशीट नंबर 4। मैं चाहता हूं कि इन सारी वर्कशीट से डाटा को उठा के कंबाइन करके एक सिंगल वर्कशीट में रख दूं, या फिर डाटा को समराइज करके एक सिंगल वर्कशीट में रख दूं, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं डाटा कंसोलिडेशन, ठीक है। सो यहाँ पे डाटा कंसोलिडेशन अलाउज अस टू गैदर टुगेदर अवर डाटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट। In other words, the data consolidation function takes data from series of worksheets or workbooks and summarizes it into a single worksheet that we can update easily. मुझे उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा कि सेपरेट वर्कशीट से एक मास्टर वर्कशीट में हम डाटा को टुगेदर गैदर कर देते हैं या फिर समराइज कर देते हैं सीरीज ऑफ वर्कशीट से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सब टोटल्स के बारे में समझते हैं। सब टोटल में क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई एक दुकान है, उसका कोई डाटा है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाटा है कि किस डेट को कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में बिका, ठीक है। जैसे आज डेट है
12 मार्च, ठीक है। सो 12 मार्च को कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी में बिका और कितने रुपए का बिका, फिर दूसरा आइटम कितना बिका, ठीक है, फिर 13 मार्च का आ गया, फिर 14 मार्च का आ गया, इस तरह से। तो अब है क्या, सब टोटल की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, इसका टोटल कर सकता हूं। मान लो पूरे के पूरे मार्च के महीने में, मार्च में कितना टोटल हुआ, कीबोर्ड मान लो मैंने बेचा, तो कीबोर्ड कितने रुपए का टोटल बिका, कितनी क्वांटिटी में बिका, उसके बाद माउस मैंने कितने बेचे और कितने रुपए के बेच दिए। तो मैं इस तरह से टोटल भी कर सकता हूं, या फिर मैं डेट वाइज भी कर सकता हूं कि भाई 12 मार्च को टोटल कितना सामान बिका, कितने रुपए का बिका टोटल। इस तरह से हम सब टोटल की हेल्प से कोई भी फंक्शन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन कौन सा हम अप्लाई कर रहे हैं, सम वाला, हम सम कर रहे हैं सारे के सारे अमाउंट का, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ हम ग्रुप्स बना लेते हैं, जैसे डेट वाइज या फिर मंथ वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का बिका है टोटल, ठीक है। सो सब टोटल टोटल्स या फिर एड्स डाटा अरेंज्ड इन एन एरे। एरे क्या होता है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद लेबल्स फॉर कॉलम्स और रोज, ठीक है। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स बोले तो मैं बोल दूं लेबल होता है ना उस पर। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड का एक लेबल बना दिया मैंने, इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, तो इसका एक अपना एरे बन गया, ठीक। Using the subtotal dialog, you can select arrays and then choose a statistical function to apply to them. Statistical function कौन सा हो गया, जैसे sum हमने किया था यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। यूज ऑफ सिनेरियोज इन डिटेल हमें बताना है। सिनेरियो में क्या होता है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एक प्रिंसिपल अमाउंट लिया 1000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट मैंने किसी को दे दिया, ठीक है, रेट मैंने दे दिया 2% और टाइम हो गया मेरा 3 ईयर्स, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट इसकी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 1000 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 60 रुपीज आपकी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि एक और केस बनाऊं, दूसरा केस मैं ले लेता हूं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना 1000 की जगह 2000 कर दूं और रेट और टाइम सेम रहे। तीसरा केस मैं लेता हूं कि प्रिंसिपल 1000 कर देता हूं, रेट कर देता हूं अपना 3% और टाइम कर देता हूं अपना 4 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से मुझे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाने हैं और सभी को मुझे सेव भी करना है। तो उसके लिए हम सिनेरियोज वाले फीचर का यूज करते हैं अपने ओपन ऑफिस कैल्क में, ठीक है भाई। चलो, सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। व्हाट इफ क्वेश्चंस मतलब व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इफ रेट इज 3%, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 2000, ठीक है। तो व्हाट इफ क्वेश्चंस को टेस्ट करने के लिए एक टूल होता है सिनेरियो। Each scenario is named, हर एक सिनेरियो का आप अलग नाम रख सकते हो, एंड कैन बी एडिटेड एंड मॉडिफाइड फॉर्मेटेड सेपरेटली, ठीक है। तो हर एक सिनेरियो को आप एडिट और फॉर्मेट अलग अलग कर सकते हो। सिनेरियो इज एसेंशियली अ सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज फॉर आवर कैलकुलेशंस। जितनी भी हमने कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है, तो उन सभी का एक सेट हम सेव कर देते हैं, उसी को हम सिनेरियो बोलते हैं। We can easily switch between the scenarios using the navigator or a drop down list which can be shown beside the changing cells। यानी कि इस तरह से मैंने कुछ सेल्स लिए हुए हैं जहां पे सिंपल इंटरेस्ट वगैरह मैंने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू टाइप होती है, उसकी हेल्प से मैं एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो पे स्विच कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं नेविगेटर की हेल्प से भी जा सकता हूँ। आगे हम बात करेंगे, एग्जाम्पल वही है कि अगर आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है किसी इन्वेस्टमेंट में, तो हर एक केस के लिए आप एक सिनेरियो वहां पे क्रिएट कर सकते हो और अपने रिजल्ट्स को फटाफट देख सकते हो। गोल सीक की अगर हम बात करें, गोल सीक क्या होता है भाई, ठीक है। तो गोल सीक बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे अपना कोई मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया, अभी प्रिंसिपल लिया मैंने 1000 रुपए, रेट लिया मैंने 2%, टाइम लिया मैंने 2 साल, ठीक है, 2 ईयर्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूं सिंपल इंटरेस्ट निकल आए, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 40 रुपए। अब मैं उल्टा काम कर रहा हूं। उल्टा काम कैसे कर रहा हूं, मैं बोलता हूं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे 50 रुपए चाहिए और प्रिंसिपल है 1000 रुपए, रेट है 2% और टाइम बता दो कितना होगा। समझ गए, रिजल्ट मैंने पहले बता दिया, रिजल्ट बता दिया, मैं वैल्यूज पूछ रहा हूं। गोल सीक इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज विच विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब हमने रिजल्ट पहले ही बता दिया है और हम वैल्यूज पूछ रहे हैं आपसे, कौन सी वैल्यूज अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक। तो उसके लिए हम गोल सीक यूज करते हैं। यूजिंग गोल सीक ऑप्शन ऑन द टूल्स मेनू वी कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट वी वांट, है ना। आगे बढ़ेंगे, सॉल्वर। अब देखो, मैंने भी जब आपको गोल सीक बताया था ना, तो मैंने प्रिंसिपल लिया था, रेट लिया था और टाइम लिया था, सिंपल इंटरेस्ट लिया था। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बोल दी 50 रुपए, प्रिंसिपल मैंने फिक्स कर दिया 1000 रुपए और रेट मैंने फिक्स कर दिया 2%, ठीक है, और टाइम बताना है। तो मैं यहाँ पे केवल एक वेरिएबल ले रहा हूँ, टाइम। एक ही चीज मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, टाइम, ठीक है।
जो कि आप सिंपली निकाल भी सकते हो अपना फॉर्मूला से। लेकिन अगर मुझे दो वेरिएबल चाहिए, टाइम के अलावा मुझे रेट भी कैलकुलेट करना है कि भाई मुझे बताओ कि कोई भी रिजल्ट मुझे मैक्सिमाइज करना है तो रेट और टाइम कितना होगा, ठीक है। तो दो या ज्यादा वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स पे जब हमें काम करना होता है गोल सीक की तरह ही, तो वहां पे हम सॉल्वर का यूज करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि सॉल्वर इज अ मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। गोल से भी बढ़ के अगर कोई ऑप्शन है तो उसका नाम है सॉल्वर, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी रिजल्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वर। चलो डेफिनेशन देखते हैं। Solver option under the tools menu elaborates amounts to a more elaborate form of goal seek. Difference is that solver deals with equations with multiple unknown variables. ये multiple unknown variables पे काम करता है. It is specifically designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that you define. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा एग्जाम्पल छप के आ सकता है एमसीक्यू में, सीधा एग्जाम्पल छप के भी एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई ये केस है और बताओ किस ऑप्शन का यूज करोगे, ठीक है। तो हम सॉल्वर का यूज करेंगे। तो देखो आपके पास 10,000 रुपए हैं जिसको आप 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो 1 साल के लिए। टाइम आपने सेट कर दिया 1 साल। फंड एक्स है जिसमें लो रिस्क है और 8% इंटरेस्ट देता है, और फंड वाई है जिसमें हाई रिस्क है और 12% इंटरेस्ट देता है। तो आपको बताना है कि मुझे टोटल इंटरेस्ट तो 1,000 रुपए की कमानी है, मतलब 10,000 रुपए मैंने लगाए और 1,000 रुपए उससे कमाने हैं मुझे, मतलब टोटल 11,000 रुपए कमाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप कितना पैसा किस फंड में इन्वेस्ट करोगे, एक्स में कितना इन्वेस्ट करना है और वाई में कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सॉल्वर यूज करेंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, हाइपरलिंक्स के बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कैल्क के अंदर। हाइपरलिंक का क्या यूज होता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप करने के लिए हम हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं, ठीक है भाई। हाइपरलिंक्स कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल टू डिफरेंट फाइल्स और इवन वेबसाइट्स। यानी कि हाइपरलिंक पे क्लिक करके आप अपनी ही स्प्रेडशीट में किसी दूसरी लोकेशन पे जा सकते हो, या फिर आप किसी दूसरी फाइल पे भी जा सकते हो। वो आपके ऊपर है आप किस तरह का हाइपरलिंक बना रहे हो, हाइपरलिंक में आपने किसका लिंक डाला है, या फिर किसी वेबसाइट का लिंक अगर आपने डाला है तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आगे बात करेंगे रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में आपको डिफरेंशिएट करना है। देखो रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या होता है, मान लो एक फोल्डर लिया मैंने, इस फोल्डर में मैंने 2 फाइल डाल दी और इस फाइल के अंदर पड़ा है लिंक, और किस फाइल का लिंक है, इस फाइल का लिंक है, इस फाइल का लिंक है, ठीक है, इसका, ठीक है। अगर मैं इस फाइल में पड़े हुए लिंक पे क्लिक करता हूं तो इस फाइल पे पहुंच जाता हूं, ये मेरी डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये मेरी टारगेट लोकेशन है, ये क्या है, ये है मेरी टारगेट लोकेशन। अब एक चीज समझ में आ रही होगी, रिलेटिव लिंक है मतलब इन दोनों की रिलेशन देखी जाएगी। अगर ये दोनों एक फोल्डर में हैं तो रिलेटिव लिंक नहीं टूटेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस फोल्डर को उठा के यहाँ पे रख दूं तो भी रिलेटिव लिंक बना रहेगा, क्योंकि ये इन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिलेटिव में सेम है। लेकिन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक टूट जाएगा, ठीक है। यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। देखो एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। अगर आपने टारगेट को उठा के कहीं और रख दिया ना, कहीं भी रख दो टारगेट को उठा के, चाहे स्टार्ट लोकेशन और टारगेट लोकेशन को दोनों को भी उठा के रख दोगे ना तो भी टूट जाएगा एब्सोल्यूट लिंक, ठीक है। समझ में आ गया। तो टारगेट को आपने मूव करा दिया तो एब्सोल्यूट लिंक टूटना ही टूटना है। लेकिन रिलेटिव लिंक तभी टूटेगा जब स्टार्ट लोकेशन और टारगेट लोकेशन की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैंने स्टार्ट लोकेशन को दूसरे फोल्डर में डाल दिया, टारगेट लोकेशन को दूसरे फोल्डर में डाल दिया, तो उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई तो वो रिलेटिव लिंक टूट जाएगा। Relative link will stop working only if the start and target locations change relative to each other. एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर मेरे पास 2 स्प्रेडशीट हैं सेम फोल्डर में और उनको लिंक किया हुआ है और हम एंटायर फोल्डर को न्यू लोकेशन पर रख देते हैं तो रिलेटिव हाइपरलिंक नहीं टूटेगा। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो इज अ स्मॉल टैब दैट इंडिकेट्स द डैश ऑफ द वर्कशीट्स इन द वर्कबुक। यानी कि आपके पास एक वर्कबुक है, इसमें सबसे नीचे कुछ इस तरह से टैब्स होते हैं जिसमें लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वर्कशीट का नाम दिखाता है। तो नेम ऑफ द वर्कशीट इन द वर्कबुक, तो आंसर हो जाएगा नेम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेल रेफरेंस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट ली हुई है, सो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं अपने और उनका जो नाम होता है उसी को हम सेल रेफरेंस बोल देते हैं। ये आपका A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये D1 हो गया, ये हो गया आपका A2, ये A3, ये B2, ये C2, ये D2, B3, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आपको इस सेल का नाम A1 की जगह आपको इसका नाम रखना है, रहेगा तो A1 ही। आप चाहते हो इसका नाम रख दूं मैं अनुज, तो आप चाहो तो इसको नेम बॉक्स में जाके कर सकते हो। ऐसे ही मैंने कोई रेंज सेलेक्ट की B1 से लेके C3,
B1 से लेके मैंने C3 तक के सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से उसकी सेल रेफरेंस बोलनी जाएगी। लेकिन आप इसको भी चेंज करके इसका भी नाम आप प्रतीक रख सकते हो, कुछ भी आप चाहो कर सकते हो, ठीक है। इसका यूज क्या है भैया? इसका यूज हम फॉर्मूलाज में कर सकते हैं, या फिर हेलो, हाँ जी, हाँ, तो सेल रेफरेंस का हम यूज फॉर्मूलाज में कर सकते हैं, और किसी भी रेंज पे जाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं B1 to C3 वाले रेंज पे पहुंच जाऊं, एक साथ वो सेलेक्ट हो जाए, तो मैं नेम बॉक्स में सर्च करूंगा प्रतीक, और जैसे ही एंटर मारूंगा ना, तो ये रेंज अपने आप सेलेक्ट होकर मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। अ सेल रेफरेंस रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज और डाटा दैट वी वांट फार्मूला टू कैलकुलेट, ठीक है। तो हम इसका यूज फार्मूला में कैलकुलेशंस के लिए कर सकते हैं, और ये क्या होता है, ये रेंज ऑफ सेल्स या फिर सेल को रेफर करता है। इन वन और सेवरल फॉर्मूलाज वी कैन यूज अ सेल रेफरेंस टू रेफर टू, एक या एक से ज्यादा फॉर्मूला में हम सेल रेफरेंस का यूज करते हैं किस चीज को रेफर करने के लिए? पहला, डाटा फ्रॉम वन और मोर कंटीन्यूअस सेल्स इन द वर्कशीट, मतलब अपनी वर्कशीट में एक या एक से ज्यादा कंटीन्यूअस सेल्स को सेलेक्ट या फिर उनका डाटा यूज करने के लिए हम सेल रेफरेंस का यूज करेंगे। उसके बाद डाटा कंटेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्कशीट, उसके बाद डाटा ऑन अदर वर्कशीट्स इन द सेम वर्कबुक, अपनी ही वर्कबुक में दूसरी वर्कशीट से डाटा को उठाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 4 फीचर्स व्हिच आर डिसेबल्ड व्हाइल यूजिंग अ शेयर्ड वर्कशीट, ठीक है। कोई वर्कशीट मैंने शेयर कर रखी है और उसको हम यूज करते हैं तो कुछ फीचर्स डिसेबल हो जाते हैं, तो हमें 4 फीचर्स के नाम बताने हैं। पहला हो गया सब टोटल, दूसरा हो गया कंसोलिडेट, तीसरा हो गया शीट फ्रॉम फाइल इंसर्ट जो हम करते हैं, उसके बाद इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने आपको 4 बता दिए हैं, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ मर्जिंग वर्कशीट्स। तो मर्ज हम कब करते हैं वर्कशीट्स को? देखो, जब मैंने अपनी एक स्प्रेडशीट है वो मैंने शेयर कर दी किसी के साथ, और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दी, ठीक है। इन सब ने कुछ ना कुछ एडिटिंग की, उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद सबने एक साथ मुझे वो वापस कर दी, ठीक है। अब या तो मैं एक एक करके सभी के चेंजेस देखूंगा किसने क्या बदलाव किया है, या फिर मैं सभी को एक साथ चेक कर लूं। तो एक साथ वेरीफाई या फिर चेक करने के लिए मैं करूंगा मर्जिंग वर्कशीट नाम के ऑप्शन का यूज करूंगा, ठीक है। सो समटाइम्स मल्टीपल रिव्यूअर्स रिटर्न एडिटेड वर्जन्स ऑफ अ वर्कशीट एट द सेम टाइम। In this case, it may be quicker to review all of these changes at once rather than one review at a time, ठीक है। एक एक करके देखने से अच्छा है एक साथ कर लो। For this purpose, Calc provides the feature of merging worksheets। चलो, Why do we need to compare worksheets? कंपेयर क्यों करते हैं भाई हम वर्कशीट्स को? तो देखो, जैसे हम क्या करते हैं ना, जब हमने वर्कशीट शेयर की तो हम चेंजेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मान लो हम रिकॉर्ड करना भूल गए चेंजेस को, तो हम कंपेयर कर सकते हैं हमारी जो ओरिजिनल वर्कशीट थी और जब एडिट होने के बाद जो वर्कशीट आई है, दोनों को कंपेयर कर दो, पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो व्हेन शेयरिंग वर्कशीट्स रिव्यूअर्स में फॉरगेट द रिकॉर्ड द चेंजेस, मतलब वो चेंजेस को रिकॉर्ड करना भूल सकते हैं, दे मेक कैल्क कैन फाइंड द चेंजेस बाय कंपेयरिंग द वर्कशीट्स। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इन ऑर्डर टू कंपेयर वर्कशीट्स वी नीड टू हैव द ओरिजिनल वर्कशीट एंड वन दैट इज एडिटेड। चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय एडिंग कमेंट्स टू चेंजेस इन अ शेयर्ड वर्कशीट? तो जब भी आप कोई चेंज करते हो तो उसमें आप एक कमेंट ऐड कर सकते हो अपना रीजन जस्टिफाई करने के लिए कि भाई ये जो सेल है अपना C10 कोई सेल है मान लो, तो इस C10 में जो पहले वैल्यू थी वो 4 थी, अब मैंने उसको चेंज करके 6 कर दिया है। तो आप उसमें एक कमेंट भी ऐड कर सकते हो कि भाई मैंने क्यों इसको 4 से 6 किया है। अगर आप नहीं करते हो तो कैल्क ऑटोमेटिकली एक कमेंट ऐड कर देता है कि सेल C10 वाज चेंज्ड फ्रॉम 4 to 6, ठीक है। तो कमेंट में आप अपना रीजन जस्टिफाई कर सकते हो चेंज करने का। तो यहाँ पे देखते हैं, कैल्क ऑटोमेटिकली एड्स टू एनी रिकॉर्डेड चेंज अ कमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज चेंज। फॉर एग्जांपल, B4 changed from 9 to 4, है ना। रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर कमेंट्स टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस। चलो आगे 41 क्वेश्चन, व्हाट आर मैक्रोज इन ओपन ऑफिस? एक्सप्लेन इन डिटेल। मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज बस एक सेव्ड सेट होता है ऑफ कमांड्स, ठीक है। अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। जैसे मैंने कोई काम किया और उसका एक मैंने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, फिर वही काम मुझे जब दोबारा करना होगा ना, तो फिर मैं पूरी मेहनत दोबारा से नहीं करूंगा, मैं मैक्रो को यूज करके सेम काम सेकंड्स में कर दूंगा, ठीक है। तो इन openoffice.org मैक्रो लैंग्वेज इज वेरी फ्लेक्सिबल अलाउइंग ऑटोमेशन ऑफ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। आप अपने सिंपल और कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, सेकंड्स में कर सकते हो, ठीक है। मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार आपको कोई टास्क करना है तो इसलिए आप मैक्रोज का यूज कर सकते हो।
हाउ कैन वी रिकॉर्ड अ मैक्रो, मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो, टूल्स मेनू में जाओ, मैक्रोज पे क्लिक करो, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करो, वहां से मैक्रो रिकॉर्डर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग भी डिस्प्ले होता है, जहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन होता है, वहां से आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो। नेम ऑफ डिफॉल्ट लाइब्रेरी इन विच मैक्रो इज सेव्ड, जब हम मैक्रो को सेव करते हैं तो डिफॉल्ट लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड उसका नाम होता है। नेक्स्ट है मैक्रोज कैन बी रिटन यूजिंग कोड। ठीक है, कोड की हेल्प से आप ओपन ऑफिस में मैक्रोज को राइट कर सकते हो। मैक्रोज डू नॉट बिहेव एज बिल्ट इन फंक्शंस, मैक्रोज जो है ना बिल्ट इन फंक्शंस की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन। आगे बढ़ेंगे, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपना नेक्स्ट चैप्टर है, आइए इसको भी देखते हैं। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे बढ़ेंगे। टू टाइप्स ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह के डाटा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फ्लैट फाइल और रिलेशनल। फ्लैट फाइल में सिंगल टेबल होती है, कम अमाउंट ऑफ डाटा के लिए सूटेबल होता है। रिलेशनल में मल्टीपल टेबल्स होती है, उनको हम लिंक भी कर सकते हैं और वो बड़े अमाउंट ऑफ डाटा के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, सो फ्लैट फाइल में डाटा स्टोर्ड इन सिंगल टेबल और सूटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। रिलेशनल में मल्टीपल टेबल्स होती हैं और टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड, जिसका नाम प्राइमरी की और फॉरेन की होता है, आपको याद होगा। रिलेशनल जो है मीडियम से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए सूटेबल होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी की को डिफाइन करो। प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होती है जो कि किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर हो गया, तो दो बच्चों का नाम सेम होगा तो रोल नंबर अलग अलग होगा, तो रोल नंबर प्राइमरी की हो गया। किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी बंदे के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस फील्ड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी की। कभी भी रिपीट नहीं होती है, यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, दो बच्चों का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, primary key is a unique value that identifies a row in a table. Primary keys make it faster for the database to search for a record. ठीक है, मैं स्पीड से बढ़ाता हूं, 2x से मत देखना भाई, नॉर्मल स्पीड पे देखना। ठीक है, आगे बात करेंगे कंपोजिट की के बारे में। तो कोई भी ऐसी की जो कि प्राइमरी की भी हो सकती थी लेकिन कंपोजिट की बनना पड़ा, क्योंकि प्राइमरी की केवल एक ही होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एडमिशन नंबर की, एडमिशन नंबर सभी का यूनिक होता है। और बात करूं मैं रोल नंबर की, रोल नंबर भी सबका यूनिक होता है ना, तो एडमिशन नंबर कभी रिपीट करेगा ना रोल नंबर कभी रिपीट करेगा, तो इसको हम कंपोजिट की भी बोल देंगे। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया प्राइमरी की, इसको मैंने बोल दिया कंपोजिट की। So when primary key constant is applied on one or more columns, then it is known as composite primary key. ठीक है भाई, क्लियर है। चलो फॉरेन की बात करें तो ये अपनी पेरेंट टेबल है, ये अपनी चाइल्ड टेबल है। भैया ये क्या बता रहे हो पेरेंट चाइल्ड, अभी बता देते हैं। देखो ये मेरी मेन टेबल है, जैसे मैंने लिखा रोल नंबर और नेम। ठीक है, रोल नंबर 1 2 3, नेम लिखा मैंने ABC PQR XYZ। ठीक है, ये मेरी दूसरी टेबल है, जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर, ये मेरी लाइब्रेरी की टेबल है मान लो, या फिर कैंटीन की टेबल है, कैंटीन में किस बच्चे ने कब कितना खाया, सीरियल नंबर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे अमाउंट, कितने रुपए का खाया आपने। ठीक है, तो रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा भाई जिसका रोल नंबर 2 था वो एक बार गया और वो चिप्स खा के आ गया, फिर रोल नंबर 3 गया, फिर कुछ खा के आ गया, फिर 4 गया, फिर 5 गया, फिर 3 फिर से चला गया, 5 फिर से चला गया। तो एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे जो प्राइमरी की थी रोल नंबर वो कभी रिपीट नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे रोल नंबर रिपीट हो रहा है। क्यों भाई, एक बच्चा 2 बार कैंटीन जा सकता है ना, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर प्राइमरी की है, यहाँ पे सीरियल नंबर आगे बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में ये चीज, तो इसको हम बोलते हैं मेन टेबल, इसको बोलते हैं हम रिलेटेड टेबल। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटेड टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मुद्दा है ना, ये जो रोल नंबर है यहाँ पे तो प्राइमरी की है, ये जो रोल नंबर है यहाँ पे ये फॉरेन की है। समझ में ये चीज, फॉरेन की क्या होती है, जब हम दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक कॉमन फील्ड होता है। अभी मैंने आपको जब RDBMS पढ़ाया था, ठीक है, रिलेशनल आपको पढ़ाया था, तो इसमें मैंने क्या बताया था, टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। ठीक है, तो ये कॉमन फील्ड है क्या, कॉमन फील्ड है आपका रोल नंबर, कॉमन फील्ड है आपका रोल नंबर। तो यहाँ पे तो ये रोल नंबर हो गया प्राइमरी की, यहाँ पे रोल नंबर हो गया फॉरेन की। समझ में आ गया ना, प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं होती है लेकिन फॉरेन की रिपीट हो सकती है। चलो, foreign key identifies a column or set of columns in one referencing table that refers to a column or set of columns in another referenced tables। अरे भाई समझ में नहीं आया। देखो रेफरेंसिंग टेबल जो आपकी दूसरी वाली टेबल है, उसमें जो कॉलम है जो कि लिंक हुआ है आपकी मेन टेबल से, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। रिलेशनशिप बताइए प्राइमरी की और फॉरेन की, मैंने अभी बताई है कि भाई मेन टेबल और रेफरेंस टेबल को जब हम लिंक करते हैं तो प्राइमरी की और फॉरेन की से करते हैं। टेबल्स आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज। प्राइमरी की ऑफ मेन टेबल या फिर पेरेंट टेबल इज लिंक्ड विद द फॉरेन की ऑफ रेफरेंस या फिर चाइल्ड टेबल।
डिफरेंस बताओ प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की रिपीट नहीं होती, फॉरेन की रिपीट होती है, ठीक है। और प्राइमरी की इज यूज्ड टू एश्योर द वैल्यू इन द पर्टिकुलर कॉलम इज यूनिक, ठीक है। फॉरेन की प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन टू टेबल्स। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है अपनी मेन टेबल में, फॉरेन की जो है लिंक करने के लिए काम आती है। टेबल कैन ओनली हैव वन प्राइमरी की बट हैव मेनी फॉरेन कीज। फीचर्स ऑफ डाटाबेस बता दो भाई। पहला फीचर है डाटाबेस कैन हैव वन और मेनी टेबल्स। ईच टेबल डाटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम, यानी कि हर एक टेबल में एक एक तरह की चीज होती है। एक टेबल मैंने कैंटीन के बारे में बताई, उसमें कैंटीन के बारे में सारी चीजें होंगी। फिर मैंने एक टेबल बनाई जिसमें लाइब्रेरी के बारे में सारी चीजें होंगी। तो एक टेबल में एक तरह का आइटम होता है। नेक्स्ट हम देखें तो जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वी मे हैव पीपल विद द सेम नेम और सेम एड्रेस बट व्हेन क्रिएटिंग अ डाटाबेस एन इंपॉर्टेंट फीचर इज रिकॉर्ड यूनिकनेस इन एवरी टेबल। यानी कि जैसे आपकी क्लास में भी होगा कि दो बच्चों के सेम नाम हो गए, सेम एड्रेस हो गया, तो रिकॉर्ड यूनिकनेस बनाने के लिए हम वहां पे रोल नंबर अलग अलग कर देते हैं। तो ये चीज है कि वहां पे यूनिक रिकॉर्ड होता है हर बच्चे का डाटाबेस के अंदर। एवरी डाटाबेस शुड हैव वन और मोर फील्ड्स डेजिग्नेटेड एज अ की। की होती है भाई प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, ये सब। आगे बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस की। तो पहला है डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, दूसरा है डाटा इंटीग्रिटी को बनाता है। ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, कब? जब मैंने वन शॉट में पढ़ाया था आपको, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी हो गया, बैकअप एंड रिकवरी हो गया, जो मैंने पढ़ाया था कि भाई हमको बार बार खुद से बैकअप नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाता है। डाटा कंसिस्टेंसी हो गया। डाटा इंटीग्रिटी में मैंने आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी पढ़ाया था, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्वेश्चन अभी आएगा आगे, ठीक है। तो ये सब हो गया आपके एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। अब देखो शॉर्ट नोट ऑन डीबीएमएस आपको लिखना है। डीबीएमएस होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप डाटाबेस क्रिएट और मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डाटाबेस। एग्जांपल की हम बात करें तो एमएस एक्सेस हो गया, ओपन ऑफिस बेस हो गया, ठीक है। और ये लो बहुत सारे एग्जांपल, ओरेकल, ओपन ऑफिस बेस, आईबीएम DB2, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पोस्टग्रेसक्यूएल, माइस्क्यूएल, फॉक्सप्रो एंड सिक्वलाइट। डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटाबेस, सीधी सी बात है। डैश इज अ डाटाबेस बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, ठीक है। तो ये हो गया आपका RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 3 पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर जो अभी मैंने एग्जांपल लिखवाई दिए थे, ओपन ऑफिस बेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, और मैंने अभी यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल आपको दिए थे, यहाँ से भी आप छाप सकते हो, ठीक है। लेकिन मेन तो ये सबको पता होते हैं, 3 तो सबको आते ही हैं। आगे बात करेंगे। Table is a set of data elements that is organized using a model of vertical dash and horizontal dash. Vertical क्या होता है? कॉलम होते हैं, horizontal रोज होती हैं, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम, horizontal रोज होती हैं अपने टेबल में। ये तो हो गया कॉलम, ये हो गया आपकी रोज। इसमें क्या दिक्कत है? A table is a set of data elements। अरे फिर से आ गया क्या? चलो कोई नहीं। डिफाइन कॉलम, कॉलम को डिफाइन करो भाई। कॉलम इज अ सेट ऑफ डाटा वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कॉलम लिया जिसका नाम मैंने लिखा रोल नंबर, तो इसमें एक ही तरह की डाटा वैल्यूज होंगी, ठीक है। डाटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, रोल नंबर ही रोल नंबर होंगे सभी बच्चों के, हर एक बच्चे का होगा। तो वन फॉर ईच रो, रो क्या होता है? रिकॉर्ड होता है हर एक बच्चे का, ये एक रो है ना। सो हर एक रो के लिए कॉलम होता ही होता है। तो रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, नेम भी एक कॉलम है, तो नेम ही नेम होंगे इसमें सब बच्चों के। समझ में आया चीज? इसको हम फील्ड या फिर एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं कॉलम को। कॉलम को हम ज्यादातर फील्ड और एट्रीब्यूट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि डिफाइन फील्ड या फिर डिफाइन एट्रीब्यूट, तो उसमें भी आपको सेम डेफिनेशन ही लिखनी है। आगे बात करेंगे रो की। तो रो को हम रिकॉर्ड और टपल भी बोलते हैं। ये सिंगल डाटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे एक बच्चे की पूरी पूरी डिटेल होगी, उसी बच्चे का रोल नंबर होगा, उसी बच्चे का नेम होगा, उसी बच्चे का एड्रेस होगा, उसी बच्चे का फोन नंबर होगा, ठीक है। तो एक सिंगल डाटा आइटम को टेबल में रिप्रेजेंट करता है। Each row in a table represent a set of related data and every row in the table has the same structure। हर एक रो का सेम स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल पहले बच्चे का रोल नंबर, नाम, एड्रेस, दूसरे बच्चे का भी रोल नंबर, नाम, एड्रेस, तीसरे बच्चे का भी रोल नंबर, नाम और एड्रेस। तो हर एक रो का सेम स्ट्रक्चर होता है। डिफाइन डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है कि हम अपने डाटा जो डालने वाले हैं डाटाबेस के अंदर, अपने टेबल के अंदर जो हम वैल्यूज डालने वाले वो किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल अपना रोल नंबर है, तो रोल नंबर जो हमारा फील्ड है, तो इसमें हम केवल न्यूमेरिक वैल्यूज डालेंगे 1 2 3 4, तो इसका डाटा टाइप हो गया न्यूमेरिक, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेम की बात करें तो नेम में हम क्या डालेंगे? कैरेक्टर्स वगैरह डालेंगे। ऐसे ही हम अपने ईमेल आईडी में क्या नंबर्स और लेटर्स डालेंगे। तो इनमें क्या आ जाएगा? नेम ईमेल में इनमें आ जाएगा अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक आ जाएगा डाटा टाइप। तो ये हम पहचानते हैं किस तरह का हम डाटा अपने डाटा टाइप में डालने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की, DOB की, डेट ऑफ बर्थ में हम डेट टाइम वाला डालेंगे।
डेट टाइम, ठीक है। तो ये अपने डाटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा या फिर वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस। फील्ड्स देमसेल्व्स कैन बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स डिपेंडिंग ऑन डाटा दे कंटेन, है ना। तो हर एक फील्ड अलग अलग डाटा टाइप का होता है। तो जैसे एग्जांपल आपके वही है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, और डेट टाइम, बाइनरी, है ना। और अदर डाटा टाइप्स भी होता है, अदर डाटा टाइप्स। टू वेज ऑफ क्रिएटिंग टेबल इन डाटाबेस, तो दो तरीके होते हैं आपका, डिजाइन व्यू और विजार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ फील्ड बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 10 होती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डिटेल में समझाइए भाई। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है मेरी एक टेबल है, ठीक है, और इसमें रोल नंबर हो गया और नेम हो गया, ठीक है। रोल नंबर 1 2 3। दूसरी टेबल है जिसमें सीरियल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया और अमाउंट हो गया, या फिर मान लो बुक ले लो, बुक किस बच्चे ने कौन सी बुक ले रखी है, लाइब्रेरी वाली टेबल हो गई, ये होगी मेरी लाइब्रेरी की टेबल, ये होगी मेरी मेन टेबल। मैंने दोनों को लिंक किया हुआ है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। प्राइमरी की हो गई आपकी रोल नंबर, फॉरेन की हो गई यहाँ पे रोल नंबर। अब क्या हुआ ना, जिसका रोल नंबर 1 था वो गया सबसे पहले और बुक लेके आ गया, फिर रोल नंबर 2 गया, फिर रोल नंबर 5 गया, ठीक है। अब बोलोगे भैया 5 कहाँ से चला गया, 5 तो इसमें है ही नहीं। सही बात, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का पहला पॉइंट, जो बंदा आपकी मेन टेबल में नहीं है वो आपके रिलेटेड टेबल में नहीं आ सकता। पहला पॉइंट क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट, 1 2 गया, फिर 3 गया, फिर 2 गया, फिर 2 गया, फिर 1 गया। अब देखो क्या हुआ कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि रोल नंबर 1 को 2 कर दो और 2 को 1 कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो भाई लाइब्रेरी का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा ना भाई, जिसका रोल नंबर 1 था उसने कुछ और बुक ले रखी थी, जिसका 2 था उसने कुछ और बुक ले रखी थी। अगर हम रोल नंबर चेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपका कोई रिकॉर्ड, अगर मेन टेबल का कोई रिकॉर्ड आपका रेफरेंस टेबल में प्रेजेंट है तो आप उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। समझ में आया। चलो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट कि कोई रिकॉर्ड अगर यहाँ पे प्रेजेंट है लाइब्रेरी वाली टेबल में तो उसको आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। जब तक यहाँ पे रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड, रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड है तो तब तक आप इनको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते मेन टेबल से। पहले यहाँ से उनका खाता खाली करो, उनसे बुक्स लो, अकाउंट उनका डिलीट करो यहाँ से, तब आपकी मेन टेबल से वो डिलीट होगा। 3 पॉइंट्स होते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के। आइए इनको अब लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज करते हैं। इन बेस डाटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट, जो कि आपको पता है। उसके बाद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किस चीज को अवॉइड करती है, एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड, बता दिया मैंने पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चेंजिंग वैल्यूज इन अ प्राइमरी की टेबल इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एसोसिएटेड टेबल। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल इफ देयर आर एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द एसोसिएटेड टेबल। अगर उसमें कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो यहां से आप डिलीट नहीं कर सकते। तीनों पॉइंट क्लियर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब 67वां क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। दो टेबल्स को मैंने लिंक कर दिया तो उनका एडवांटेज क्या होगा। देखो, पहला है सेव टाइम एज देयर इज नो नीड टू एंटर द सेम डाटा इन सेपरेट टेबल्स। जैसे कि मेरा ये टेबल था, इसे मैंने रोल नंबर, नेम, एड्रेस सब कुछ डाला हुआ है, तो दूसरी टेबल में मुझे सब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। तो उसमें केवल सीरियल नंबर के बाद रोल नंबर डालूंगा और पूरा डाटा लिख दूंगा। फिर मुझे नेम और एड्रेस, फोन नंबर कुछ नहीं डालना पड़ेगा, केवल रोल नंबर डाल के मैं काम चला सकता हूं। तो यहाँ पे हमारा टाइम बच जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। डाटा एंट्री के एरर्स कम हो जाते हैं, समराइज कर देता है डाटा को रिलेटेड टेबल्स से। आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड इन बेस, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। तो 3 तरह की रिलेशनशिप्स हम क्रिएट करते हैं बेस में, ठीक है। 1 to 1, 1 to many और many to many। 1 to 1 में क्या होता है, दोनों टेबल्स के पास प्राइमरी की होती है। उसके बाद 1 to many है जिसमें एक टेबल के पास प्राइमरी की होती है। इसका मतलब है प्राइमरी की टेबल का एक कॉलम इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल, ठीक है। तो प्राइमरी की टेबल का 1 कॉलम इज लिंक्ड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल। ये किसमें, 1 to many, ठीक है। उसका एक, उसके सारे, many, ठीक है। तो एक टेबल के पास प्राइमरी की होती है। अब मैनी टू मैनी में क्या होता है, किसी भी टेबल के पास प्राइमरी की नहीं होगी और उसके सारे कॉलम्स से कनेक्टेड होंगे। नो टेबल हैज प्राइमरी की, इट सिग्निफाइज दैट ऑल द कॉलम्स ऑफ प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल। समझ में आ गया, ठीक है। तो 1 to many को हम many to 1 भी बोलते हैं, 1 to many को हम many to 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करेंगे डिफाइन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहलाता है, टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
70वां क्वेश्चन आपके सामने है, डैश आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डाटाबेस। तो टेबल्स इसका आंसर है, टेबल्स ही जो है डाटाबेस को बनाती है मेनली। पर्पस ऑफ यूजिंग क्वेरीज, तो क्वेरीज का यूज क्या है, कलेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डाटा। डाटा में से कोई अगर हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम क्वेरीज का यूज करते हैं। क्वेरी हेल्प्स अस जॉइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स से डाटा को उठाएगा और उसको हमें फिल्टर करके देगा। फिल्टरिंग का मतलब होता है, क्या मतलब होता है फिल्टरिंग का, कि जो डाटा हमें चाहिए वही डाटा वो हमें दिखाएगा, बाकी डाटा को वो छिपा देगा, हाइड कर देगा, डाटा को वो फिल्टर करके देता है। ठीक है, सो फिल्टरिंग का मतलब समझ में आ गया। चलो, विच क्लॉज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डाटा। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डाटा चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर है, नेम है, ये नेम है बच्चों के, फिर 1 रोल नंबर जिसका है वो आगरा से बिलोंग करता है, 2 जिसका है वो अलीगढ़ से बिलोंग करता है, 3 जो है वो मथुरा से बिलोंग करता है, फिर 4th फिर से आगरा से बिलोंग करता है, 5th भी आगरा से है। तो अगर मैं पूछूं कि मुझे उन लोगों की लिस्ट दो जो आगरा से हैं, तो ये और ये चाहिए, मुझे स्पेसिफिक डाटा चाहिए, तो वहां पे मैं वेयर का यूज करता हूं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिख दूंगा, स्टूडेंट्स, मान लो मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एड्रेस इक्वल टू आगरा, फिर सेमीकोलन लगा दूंगा लास्ट में। इसकी भी चर्चा करेंगे आगे हम, लेकिन फिलहाल समझिए यहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे, वेयर का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एड्रेस इक्वल टू आगरा, बस। चलो, वेयर और ऑर्डर बाई में आपको डिफरेंस बताना है। तो वेयर में जब हमें सेम टाइप ऑफ वैल्यूज के रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, जैसे कि आगरा 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 सेम था, तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कमांड के साथ में। ऑर्डर बाई जो है, ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर में चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ऑर्डर बाई रोल नंबर, तो रोल नंबर से असेंडिंग ऑर्डर में वो हमें अरेंज करके दे देगा डाटा को। आगे बात करेंगे अपडेट कमांड का पर्पस। तो रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। 75th क्वेश्चन देखिए, राइट द कमांड टू डिस्प्ले सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज आफ्टर डिक्रीजिंग बाई 10,000 फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। यानी कि टेबल का नाम दिया हुआ है एम्प्लॉय, और उसमें से सारे के सारे एम्प्लॉइज की जो सैलरी है उसको 10,000 रुपए घटा के हमें शो करना है। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड लिखनी है मुझे। कैसे करूंगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। अब बोलोगे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी कहां से आ गई, ये आपको टेबल दी जाएगी, वहां पे आपको बता दिया जाएगा पेपर में, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी, और सैलरी -1000 कर दूंगा मैं, उसी में लिख दो, बस सिंपल लिख दो, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी -10,000 फ्रॉम, फिर टेबल का नाम लगा दिया एम्प्लॉय और सेमीकोलन लगा दिया। बहुत ही डिटेल में मैंने करके प्रैक्टिकल करके दिखाया था आपको जब मैंने वन शॉट में ये चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, डिटेल्ड वन शॉट मैंने पूरे अच्छे से इसके कराए थे, और मुझे उम्मीद है आप वन शॉट देखने के बाद ही यहाँ पे आए हो। सिंटेक्स ऑफ अपडेट कमांड, तो अपडेट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर सेट, फिर कॉलम का नाम, फिर इक्वल टू वैल्यू जो आपको लगानी है, फिर वेयर लगा के आपको कंडीशन लगा देनी है किस बंदे की आपको वैल्यूज चेंज करनी है। एग्जांपल से समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, अपडेट लिखा मैंने, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट्स हो गया, सेट लोकेशन जो कि फील्ड हमको चेंज करना, जो कि कॉलम हमको चेंज करना है, इक्वल टू भुवनेश्वर जो कि वैल्यू है उसकी। ठीक है, वेयर लगा देंगे कंडीशन, रोल नंबर इक्वल टू 14, जिसका रोल नंबर 14 है ना उसकी लोकेशन को भुवनेश्वर कर दो, तो ये अपडेट कमांड हो गई। ठीक है, आगे बात करेंगे फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है। अभी मैंने बताया था आपको कि फिल्टरिंग का मतलब होता है क्वेरी एक क्राइटेरिया यूज करता है कि हमें वही डाटा दिखाता है जो हम डाटा देखना चाहते हैं, बाकी डाटा को वो हाइड कर देता है। तो फिल्टरिंग मींस दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डाटा एंड प्रेजेंट ओनली व्हाट यू वांट टू सी। ठीक है, 78th क्वेश्चन देखिए, व्हाई देयर इज नीड टू क्रिएट फॉर्म्स इन डाटाबेस। तो डाटाबेस में फॉर्म्स क्यों क्रिएट करने होते हैं हमें, तो फॉर्म एक सिंपल तरीका है अपने डाटा को एंटर डिलीट करने का, चेंज करना। अगर मुझे कोई भी डाटा अपना मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, देखना है, ऐड करना है, तो उसके लिए मैं फॉर्म का यूज कर सकता हूं। ठीक है, सो फॉर्म प्रोवाइड्स द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द डाटाबेस। इट इज एन इंटरफेस इन यूजर स्पेसिफाइड लेआउट, यानी मैं खुद स्पेसिफाई करूंगा कि फॉर्म का लेआउट क्या होगा, दैट लेट्स यूजर्स टू व्यू, एंटर एंड चेंज डाटा डायरेक्टली इन डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स। ठीक है, तो आप टेबल्स में डाटा को देख सकते हो, एंटर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो फॉर्म की हेल्प से। आइए आगे बढ़ेंगे। डैश स्टेटमेंट रिट्रीव 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर डाटाबेस टेबल्स और डाटाबेस व्यूज। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट इसका आंसर है, बहुत ही सिंपल सी बात। ठीक है, आगे बात करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव 1 और मोर रिकॉर्ड्स, है ना। रिमूव करने के लिए डिलीट का यूज करेंगे, ठीक है, और मॉडिफाई करने के लिए अपडेट का यूज करेंगे। ठीक है, डैश आर दी इंटरफेसेस विद विच द यूजर इंटरेक्ट्स। तो आंसर देगा फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड पे हम इंटरेक्ट करते हैं। और बैक एंड पे कौन होता है, बैक एंड पे होता है डाटाबेस सर्वर। ठीक है, जो कि हमें डाटाबेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
ठीक है, उसका भी क्वेश्चन होगा। शायद उसका क्वेश्चन डालना भूल गया हूं मैं डाटाबेस सर्वर का, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। डाटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, लिख देता हूं यहाँ पे अलग से, ठीक है, ताकि आपको वो याद रहे। बस एक क्वेश्चन डालना भूल गया, मैंने सारा सिलेबस कवर किया इस वीडियो में, ये समझ लो, इसको रिवीजन समझ लो या क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ लो, एक ही बात है, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है इसमें। देखो डाटाबेस सर्वर, डाटाबेस सर्वर क्या होता है? डाटाबेस सर्वर जो है वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो केवल डाटाबेस प्रोग्राम्स रन कराते हैं और हमें डीबीएमएस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और वो बैकएंड पे काम करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। हम जो काम करते हैं वो फ्रंट एंड पे काम करते हैं। डाटाबेस सर्वर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो केवल डाटाबेस सॉफ्टवेयर को ही हैंडल करते हैं और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उनके क्लाइंट होते हैं, हम फ्रंट एंड पे अपना डाटाबेस यूज करते हैं, ठीक, बस इतना ही है। और एक बार आप वन शॉट में जाके डाटाबेस सर्वर वाला टॉपिक देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहना फॉर्म डिस्प्ले डाटा फ्रॉम क्वेरीज, बिल्कुल डिस्प्ले कर सकता है, हमारा जो फॉर्म है वो डाटा को क्वेरीज से भी डिस्प्ले कर सकता है। यस। पर्पस ऑफ क्रिएटिंग रिपोर्ट, तो अगर हमें कोई भी डाटा समराइज्ड मैनर में चाहिए तो उसके लिए हम रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले डाटा इन अ समराइज्ड मैनर, इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट, यू कैन क्रिएट रिपोर्ट इन द डाटाबेस। लास्ट चैप्टर हमारा जो है वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, आइए इसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। पहला है व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। तो जैसे कोई डिसेबल्ड पर्सन है, उसको कंप्यूटर चलाने में समस्या आ रही है, तो कंप्यूटर कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी, ताकि वो भी लोग सिंपली और नॉर्मली कंप्यूटर को यूज कर पाए, ठीक है। सो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। 4 टाइप ऑफ इंपेयरमेंट बतानी है, तो पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है विजुअल, तीसरा है हियरिंग, चौथा है मोटर और डेक्सटेरिटी। कॉग्निटिव में आपका आ जाता है, एग्जांपल की बात करूं तो एडीएचडी आ गया, ठीक है, एडीएचडी या ऑटिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डिसलेक्सिया आ गया, ठीक है। विजुअल में आपका कंप्लीट ब्लाइंडनेस या फिर पार्शियल ब्लाइंडनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस आ गया। हियरिंग में आपका डीफनेस आ गया, ठीक है, बहरापन, ठीक है। और मोटर डेक्सटेरिटी में आपका पैरालिसिस आ गया, और सेरिब्रल पाल्सी कार्पेल सिंड्रोम आ गया, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना, राइटिंग बहुत ही खतरनाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। चलो स्टिकी कीज का यूज आपको बताना है। तो स्टिकी कीज में क्या होता है, जैसे मैं कंट्रोल और ए में एक साथ नहीं दबा पा रहा, या फिर कंट्रोल प्लस पी से मुझे प्रिंट करना है कोई सामान कंट्रोल प्लस पी से, तो मैं कंट्रोल और पी बटन एक साथ नहीं दबा पा रहा, तो उसके लिए मैं स्टिकी कीज का यूज करूंगा। इसको एक्टिव करने के बाद मैं पहले कंट्रोल दबा दूंगा, फिर बाद में पी दबा दूंगा, ठीक है। कंट्रोल तब तक एक्टिव रहेगा जब तक मैं कोई और बटन नहीं दबाता, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं है, कंट्रोल ही केवल शिफ्ट का भी हम यूज कर सकते हैं, विंडोज बटन का भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, मॉडिफायर कीज होती हैं, शिफ्ट कंट्रोल विंडोज ऑल्ट, है ना। तो इनको एक बार प्रेस कर दो, फिर दूसरा बटन जब तक आप प्रेस नहीं करोगे तब तक ये एक्टिव रहेंगी। तो ये हो गया आपका स्टिकी कीज का यूज, ठीक है। तो ये हेल्प करती है कंप्यूटर यूजर्स को जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज है, लेकिन इनको हम और आप जैसे नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर लेते हैं, क्यों, रिड्यूस करने के लिए रिपीटेटिव स्ट्रेन, मतलब हाथों में दर्द हो गया टाइपिंग करते करते, तो स्टिकी कीज का हमने यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप प्रेस और रिलीज कर सकते हो किसी भी मॉडिफायर की को, जैसे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट या फिर विंडोज की। ये तब तक एक्टिव रहेगी जब तक आप किसी और की को प्रेस करते हो। नेक्स्ट की बात करें टॉगल कीज की। टॉगल कीज में क्या होता है, जैसे आपका कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है। ये आपके टॉगल कीज में जो फीचर है आपका टॉगल कीज का, इसमें क्या होता है कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को हम जब भी प्रेस करेंगे तो एक बीप की साउंड सुनाई देगी। मान लो किसी बंदे को दिखाई नहीं देता, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कैपिटल से टाइप कर रहा हूँ कि स्मॉल लेटर्स में टाइप कर रहा हूँ, तो कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है उसे कैसे पता चलेगा। तो जब भी वो कैप्स लॉक को ऑन करेगा ना तो एक हाई बीप साउंड सुनाई देगी, और जब भी वो कैप्स लॉक को ऑफ करेगा तो एक लो बीप साउंड सुनाई देगी। उससे क्या वो पहचान सकता है कैप्स लॉक एक्टिव है कि नहीं है एक्टिव। उसी तरह से नम लॉक, उसी तरह से स्क्रॉल लॉक, ठीक है। सो इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर पीपल who have vision impairment or cognitive disabilities. When toggle keys is turned on, computer emits sound cues when the locking keys caps lock, num lock और scroll lock are pressed. ठीक है, हाई साउंड आती है जब स्विच ऑन होता है और लो साउंड आती है जब स्विच ऑफ होता है, ठीक है। माउस कीज के बारे में बात करें तो जिन लोगों को माउस चलाने में समस्या आती है उनके लिए माउस कीज होता है। इसमें आप कीबोर्ड की हेल्प से माउस का काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा कीबोर्ड होता है, उसके लास्ट में कोने में यहाँ पे इस तरह से एक न्यूमेरिक पैड होता है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा होता है। इसकी हेल्प से आप माउस वाला काम कर सकते हो, इसको आप पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है जिनको डिफिकल्टी होती है यूजिंग अ माउस उनके लिए होता है यहाँ पे कीबोर्ड
जो कि न्यूमेरिकल कीपैड होता है उसको हम यूज करते हैं एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। अगला क्वेश्चन है सीरियल कीज। तो जिनको माउस या कीबोर्ड या फिर दोनों को ही चलाने में समस्या आ रही है उनके लिए सीरियल कीज होती हैं। यहाँ पे वो स्पेसिफिक डिवाइसेस का यूज करते हैं कीबोर्ड और माउस की जगह, ठीक है, जिनको हम कनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर से यूजिंग द सीरियल पोर्ट्स, ठीक है। तो सीरियल कीज में क्या होता है, ये असिस्ट करता है लोगों को दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और अ माउस या फिर बोथ। यहाँ पे स्पेसिफिक डिवाइस, स्पेशल डिवाइस होते हैं जैसे कि सिप, पफ और ब्रीथ स्विचेस, जो कि कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं थ्रू द सीरियल पोर्ट्स। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को जो हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग द वायर्स और वायरलेसली यूजिंग सैटेलाइट्स, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ से हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। फिलहाल डेफिनेशन समझते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है और या फिर अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिसको हम कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग कम्युनिकेशन चैनल्स, या तो केबल्स से या फिर सैटेलाइट से, दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 91 क्वेश्चन, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है। पीयर टू पीयर में क्या होता है, सारे के सारे कंप्यूटर्स का सेम स्टेटस होता है। जैसे कि ये मेरे 3 कंप्यूटर है, मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, नेटवर्क बना दिया, इनके पास एक ही जैसा सीपीयू होगा, यानी कि इक्वली कंपिटेंट सीपीयू होगा, और इनमें कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है, सारे के सारे बराबर है, सभी का इक्वल स्टेटस है, ठीक है। So networks in which all computers have an equal status are called peer-to-peer networks. Generally, in such a network, each terminal has equally competent CPU. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाकी सभी कंप्यूटर्स को, ठीक है, बाकी सारे कंप्यूटर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सभी हो गए आपके क्लाइंट्स, ठीक है, ये हो गया आपके क्लाइंट्स और ये हो गया आपका सर्वर, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर है, जो सर्विस ले रहे हैं वो क्लाइंट है। आपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा, आपके स्कूल के कंप्यूटर लैब में क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर होता है जिसके पास सीपीयू होता है, बाकी किसी कंप्यूटर के पास सीपीयू नहीं होता है, और जिसके पास सीपीयू रखा होता है ना वो सर्वर होता है, बाकी सब क्लाइंट्स होते हैं। मुद्दा सीपीयू का नहीं है, और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे कंप्यूटर, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको डाटाबेस सर्वर्स के बारे में। डाटाबेस सर्वर जो होता है वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही काम करता है, ठीक है। तो डाटाबेस सर्वर सर्वर हो गया और हमारे जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ में आना चाहिए। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर एंड वंस दैट यूज द सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स, ठीक है भाई। क्लाइंट सर्वर समझ में आ गया। अब लैन के बारे में बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो है कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में कनेक्ट करता है, जैसे कि होम, स्कूल, कंप्यूटर लैबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग, क्लोज्ड पोजीशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। इसकी हाई स्पीड होती है और मेनली इसका यूज होता है कंप्यूटर पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने में। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम मेनली लैन का यूज करते हैं, ठीक है। सो लैन जो है हाई स्पीड प्रोवाइड करता है और पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। चलो 94 वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। और इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इंटरनेट है, जिसको बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कंज्यूमर, आर्टिस्ट, एंटरटेनर, स्टूडेंट्स, टीचर, सब लोग इसको यूज करते हैं। आगे बात करेंगे। इंटरनेट पे एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए भाई फटाफट। तो ये एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स है जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का यूज करता है टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इसके कई करोड़, कई बिलियन इसके यूजर्स हैं। ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जिसमें मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स हैं, जैसे कि प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क्स इसके अंदर आते हैं। मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक सिंगल नेटवर्क बनाया है हमने, जिसका नाम है इंटरनेट। चलो भाई, इंटरनेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स who live across different locations via internet chatting systems and email software. Internet is also becoming a major source of entertainment for general public, ठीक है। तो इंटरनेट की हेल्प से हम अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखते हैं यूजिंग द चैटिंग सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है ना, और एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छा सोर्स है, ठीक है। www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक इंटरलिंक्ड सिस्टम है ऑफ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जिसको इंटरनेट की हेल्प से हम एक्सेस करते हैं। वेब ब्राउजर की हेल्प से आप वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, वीडियो होती है, मल्टीमीडिया होता है, ठीक है। और हाइपरलिंक्स की मदद से आप उसमें इधर से उधर जंप कर सकते हो, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क देख लो। तो पहला है डाटा शेयरिंग, दूसरा है हार्डवेयर शेयरिंग, तीसरा है फाइल शेयरिंग, चौथा है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, पांचवा है यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस।
डाटा शेयरिंग में क्या होता है, आप डाटा शेयर कर सकते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब ये है कि आपको, अगर आपके पास 5 कंप्यूटर है तो 5 कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर नहीं खरीदना पड़ेगा, एक ही प्रिंटर से 5 का काम चल जाएगा एक नेटवर्क के अंदर। इसी तरह से फाइल शेयरिंग, आप पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, कोई भी फाइल आप शेयर कर सकते हो नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, आप जो है इंटरनेट शेयर कर सकते हो अपना। ऐसा नहीं कि हर एक कंप्यूटर के लिए आपको अलग अलग इंटरनेट पे खरीदना पड़ेगा, एक ही खरीदो, सभी में यूज करो। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस का भी आप इसमें यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, तो ये नेटवर्क में चलते। भाई इंटरनेट है क्या, नेटवर्क ही तो है। जब तक आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करोगे आप इंस्टाग्राम नहीं चला पाओगे ना। तो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस को आप तभी यूज करोगे जब आप नेटवर्क से कनेक्टेड रहोगे। 98th क्वेश्चन, आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है वाया डायल अप यूजिंग मॉडेम, या फिर डायरेक्ट हैंड वायर, या फिर वायरलेस कनेक्शन। किसी भी तरह से हमें यह इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एयरटेल, वोडाफोन, ये सब लोग जो है आईएसपी ही होते हैं, ये हमें वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अपना जो है वायर्ड की हम बात करें तो वायर्ड में आपके डायल अप आ गया, डीएसएल आ गया और केबल इंटरनेट एक्सेस आ गया। वायरलेस में आपके 3 आते हैं, 3G, वाईफाई और वाईमैक्स, ठीक है। मॉडेम की नीड क्या होती है भाई? मॉडेम एक डिवाइस होता है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, जो कि टेलीफोन लाइंस पे ट्रेवल करते हैं, और ये रिकन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल सिग्नल्स में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। देखो मॉडेम क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट। टेलीफोन जो लाइन्स होती है हमारी, वहां पे एनालॉग सिग्नल्स ही रन कराते हैं, है ना। तो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में करके वो रन करा देता है, दूसरे डिवाइस से पहुंच जाएगा, फिर वहां पे एनालॉग को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट वो कर देगा। चलो आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल्स ऑफ वायर्ड कनेक्टिविटी एंड एक्सप्लेन देम। तो पहला है डायल अप। इसमें क्या होता है कि पुराने जो टेलीफोन लाइंस थी उनकी हेल्प से हम इंटरनेट को सप्लाई करते हैं। जो हमारा PSTN है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इसी की लाइंस पे हम इंटरनेट को प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक मॉडेम डिवाइस चाहिए होता है और उससे आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो। और कौन प्रोवाइड करता है? ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगला है DSL, यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अच्छा, ये जो हमारा डायल अप होता है ना, इसकी स्पीड जो है स्लो होती है काफी, तो इसकी जगह हम यूज करते हैं DSL, इसकी फास्ट स्पीड होती है। तो ये भी टेलीफोन नेटवर्क पे ही अपना वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे आपको इज डिलीवर अलोंग विद द वायर टेलीफोन सर्विस ऑन द सेम टेलीफोन लाइन। इसकी हाई स्पीड हो जाती है, DSL की स्पीड हाई हो जाती है, और इसके लिए भी हमें एक मॉडेम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन चाहिए और मॉडेम चाहिए। सब्सक्रिप्शन किससे भाई? फ्री में थोड़ी लोगे, सब्सक्रिप्शन तो लेना पड़ेगा ना ISP से। केबल इंटरनेट एक्सेस, ये हमारी जो पुरानी केबल टीवी के नेटवर्क्स थे उन पे ये रन कराते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस का फॉर्म है जो कि केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करता है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क्स पे ये हमारा इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। वायरलेस की बात करें तो 3G, वाईफाई और वाईमैक्स होते हैं हमारे। 3G की फुल फॉर्म होती है 3rd जनरेशन, और ये वायरलेस कनेक्टिविटी है और ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है, और आपको पता ही है इसके बारे में सब कुछ। वाईमैक्स की बात करें, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और ये वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन्ड टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, यानी कि ये बड़े बड़े एरियाज को कवर करता है जैसे कि सिटीज और कंट्रीज। वाईफाई शॉर्ट रेंज होता है, वाईफाई शॉर्ट रेंज होता है, फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है फुल फॉर्म? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। ये 10 मीटर की इसकी रेंज होती है लगभग, और यहाँ पे आप मोबाइल फोन से डाटा को एक्सचेंज कर सकते हो। अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन किया, दूसरे फोन का वाईफाई ऑन किया, और यहाँ पे आप हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन वायरलेसली एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करेंगे, एक्सप्लेन हाउ इज डाटा ट्रांसफर्ड ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, एक मेरी कोई फाइल है, ये मुझे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से भेज रही है, तो कैसे ट्रांसफर होती है इंटरनेट पे? कैसे होती है भाई समझते हैं। ये मेरी एक फाइल है, ये पैकेट्स के फॉर्म में जाती है, ये एक कुछ पैकेट्स हो गए इसके, ठीक है। अब ये एक एक करके सारे के सारे पैकेट्स भेजे जाएंगे। एक पैकेट गया पहले कंप्यूटर में, फिर इस कंप्यूटर से वो दूसरे कंप्यूटर में गया, मेरा डेस्टिनेशन कंप्यूटर यहाँ पे है, ठीक है। फिर इस कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से फाइनली यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक एक करके सारे के सारे पैकेट्स भेजे जाते हैं। हर एक पैकेट का टाइम फिक्स होता है, कौन सा पैकेट कितने टाइम में पहुंचेगा। रूट अलग अलग हो सकता है, यानी हो सकता है ये वाला पैकेट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। हो सकता है ये वाला दूसरा वाला पैकेट यहाँ से किसी और कंप्यूटर में गया, वहां से फिर कहीं और गया, फिर वहां से यहाँ पे आ गया। डेस्टिनेशन सेम रहेगा, रूट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एक एक करके सारे के सारे पैकेट्स भेजे जाते हैं। ये पैकेट्स हैं क्या? ये फाइल के ही पैकेट्स है, फाइल को तोड़ के पैकेट्स में कन्वर्ट किया गया है। जब सारे पैकेट्स पहुंच जाएंगे, फिर चेक किया जाता है कि सारे पैकेट्स पहुंचे हैं या नहीं। अगर कोई पैकेट ऐसा है जो रह गया है, उसको वापस बुलाया जाता है। वो पैकेट जब आ जाता है, सारे के सारे पैकेट्स जब पहुंच गए,
तो इनको रीअसेंबल करके फाइल को फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है आपके मेन फाइल के अंदर। पूरा काम सेकेंड्स में हो जाता है। भैया कंफ्यूजन हो गई, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेते हैं और समझ में आ जाएगा। Each packet is sent from computer to computer until it finds its destination. Each computer on the way decides where next to send the packet. ठीक है, all packets may not take the same route. At the destination, the packets are examined. If any packets are missing or damaged, a message is sent for asking them to be resent. This continues until all the packets have been received intact. The packets are now reassembled into their original form. All this done in seconds. ठीक है भाई, चलो। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है? इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। यानी कि अगर मुझे कुछ मैसेजेस हैं वो तुरंत की तुरंत भेजने हैं और रिप्लाई भी तुरंत करना है, तो वो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपका व्हाट्सएप पे जब आप चैटिंग करते हो, आपने कुछ भेजा, वहां से भी रिप्लाई तुरंत आ गया, फिर आपने तुरंत किया। वैसे जनरली तुरंत रिप्लाई लोग करते नहीं है, हाँ, तो मुद्दा है बिना इंस्टेंट मैसेजिंग। तो यहाँ पे जो हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया, स्नैपचैट हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि और भी फीचर्स हमें मिलते हैं। टेक्स्ट चैटिंग तो होती ही है, लिख लिख के चैटिंग तो होती है, उसके अलावा कुछ और फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफर हो गया, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये भी हमें फीचर से प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो IM यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। Most instant messaging software include the option for performing file transfer, audio chat, video calling and conferencing, sharing desktop, etc. यानी कि आप स्क्रीन भी शेयरिंग कर सकते हो वहां पे। ठीक है, आगे बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। तो यहाँ पे आप क्या होता है फीचर्स, जैसे कि एक ही सॉफ्टवेयर पे आपको साइन इन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो और वहां पे स्नैपचैट पे पहुंच गया मैसेज, ऐसा नहीं होता है। आपको सेम सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उसके बाद अकाउंट बनाना पड़ता है। स्नैपचैट पे बिना अकाउंट के आप मैसेज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स भी होते हैं। जैसे कुछ अकाउंट्स जो है ईमेल के द्वारा चलते हैं, जैसे कि याहू मैसेंजर, और कुछ अकाउंट्स जो है यूजर नेम से चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह यूजर नेम से चलते हैं। तो याहू मैसेंजर हो गया, विंडोज लाइव मैसेंजर हो गया, ये ईमेल एड्रेस का यूज करते हैं अकाउंट बनाने के लिए। और स्काइप हो गया, ये यूजर नेम का, स्टैंडर्ड नेम्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एग्जांपल दो। तो जो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हमको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़े अपने कंप्यूटर में, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, सो यहाँ पे डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। एग्जांपल देख लो अपने, गूगल डॉक हो गया, याहू मैसेंजर हो गया, स्काइप हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेब बेस्ड की, तो ये हम वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं यूजिंग द वेब ब्राउजर। ठीक है, तो वेब बेस्ड में क्या होता है, वेब ब्राउजर की हेल्प से, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इनकी हेल्प से हम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लो इनके, मीबो हो गया, याहू मैसेंजर फॉर द वेब हो गया। याहू मैसेंजर एप्लीकेशन बेस्ड भी आता है, वेब बेस्ड भी आता है। ठीक है, MSN वेब मैसेंजर हो गया, IMO हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी चैट विद अ कॉन्टैक्ट ऑन गूगल टॉक। तो आइए देखते हैं, पहले गूगल टॉक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गूगल टॉक इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस दैट प्रोवाइड्स बोथ टेक्स्ट एंड वॉइस कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय गूगल। ठीक है, तो गूगल ने इसे प्रोवाइड किया है और ये टेक्स्ट और वॉइस कम्युनिकेशन दोनों प्रोवाइड करता है। ठीक है, गूगल डॉक कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग वीडियो कॉल्स एंड टू व्यू अपडेट्स फ्रॉम जीमेल इनबॉक्स। आप जीमेल के मेल बॉक्स की भी अपडेट्स गूगल डॉक में देख सकते हो। ये एप्लीकेशन बेस्ड भी है और वेब बेस्ड भी अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन गूगल टॉक, मतलब राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गूगल टाइप, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा गूगल टॉक के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन गूगल टॉक यही है। ये क्वेश्चंस एक्सचेंज हो गए भाई, है ना। जो शॉर्ट नोट ऑन गूगल टॉक था वो ये वाला क्वेश्चन है, और जो हाउ कैन यू चैट विद अ कॉन्टैक्ट है वो ये वाला क्वेश्चन है। तो समझ जाओगे ना। तो गूगल टॉक में हम चैटिंग कैसे करते हैं कॉन्टैक्ट से, वो समझते हैं। जब भी आपका फ्रेंड ऑनलाइन होगा तो उसके नाम के सामने ग्रीन डॉट आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी ये वाली कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है, तो जो भी फ्रेंड आपका ऑनलाइन है ना, उसके नाम के सामने आपको एक ग्रीन कलर का डॉट दिख जाएगा, जिससे आप पहचान लोगे कि ये बंदा ऑनलाइन है। तो फिर आप उस पर डबल क्लिक करोगे और एक अलग से विंडो खुल जाएगी, मतलब एक साइड में अलग से विंडो खुल जाएगी, जहां पे आप अपना मैसेज टाइप करोगे, सेंड पे क्लिक करोगे, आप वहां से चैटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप टेक्स्ट बॉक्स में अपना टेक्स्ट टाइप करो, प्रेस एंटर, और आपका मैसेज पहुंच जाएगा। दूसरा बंदा आपका मैसेज देख लेगा और आपको रिप्लाई कर देगा। ठीक है, ये हो गया हाउ कैन यू चैट विद अ कॉन्टैक्ट ऑन गूगल टॉक। नेक्स्ट है मेंशन एनी 5 रूल्स एंड एटिकेट्स टू फॉलो व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जब हम चैटिंग करते हैं तो कुछ रूल्स और एटिकेट्स होते हैं, मतलब
कुछ मैनर्स हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे चैटिंग करने के बारे में। पहला है मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। दूसरा है ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट, यानी कि दूसरे बंदे के पास टाइम है या नहीं है वो भी आप पूछ लीजिए पहले, बात करने से पहले। बंदे को टाइम दो रेस्पॉन्ड करने के लिए, और उसको जैसे आप बात कर रहे हो ना उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दो। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हो फिर दूसरे बंदे से भी उसी टाइम पे बात कर रहे हो, तीसरे बंदे से भी उसी टाइम पे बात कर रहे हो, और वो लोगों को वेट करना पड़ रहा है आपके रिप्लाई के लिए बार बार। ठीक है, तो अनडिवाइडेड अटेंशन आप उनको दीजिए और प्रॉपर्ली अपनी कन्वर्सेशन को एंड कर दीजिए। ठीक है, चलो। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है जिसको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूजर्स दोनों यूज करते हैं, और वहां पे हम डेली अपने मैसेजेस कन्वे वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिस्कशन स्टाइल साइट है जिसको नॉन टेक्निकल टेक्निकल यूजर्स यूज करते हैं, क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। ये सिमिलर होती हैं टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज। चलो, और कुछ वेबसाइट्स जो कि फ्री ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो है wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com और blogsome.com। यहाँ पे 2 गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 मिनट रुकना, इस 2 को हम यहाँ से हटा देते हैं। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ ब्लॉग, वी कैन यूज अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, न्यूज, रिव्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी इवेंट अनाउंसमेंट के बारे में आपको मैसेज कन्वे करना है अपनी ऑडियंस को तो आप ब्लॉग का यूज कर सकते हो। 3 वेबसाइट बतानी जो फ्री ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करती है, wordpress.com, blogger.com, blog.com। ठीक, कोई भी पोस्ट अगर मुझे क्रिएट करनी है अपनी ब्लॉग में तो कैसे करोगे? तो वहां पे एक न्यू पोस्ट का बटन होता है, वहां पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद टाइटल में अपना टाइटल डाल दो, रिच टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना पूरा पूरा कंटेंट लिख दो जो भी आपको लिखना है, उसके बाद पब्लिश पोस्ट पे क्लिक कर दो, आपका कंटेंट जो है पब्लिश हो जाएगा। पर्पस बताओ ऑफ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर क्या होता है? जैसे मान लो आपने पहले ही अपना कोई ब्लॉग बनाया हुआ है और आपको कोई पोस्ट क्रिएट करनी है उस पर, ठीक है, लेकिन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वहां पे आप ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का यूज कर सकते हो। उसमें क्या है, आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर दो जो भी आपको करना है, उसके बाद वो अपलोड दो, तभी होगा जब आपका इंटरनेट कनेक्शन वापस आ जाएगा, लेकिन आप अपनी पोस्ट वहां पे क्रिएट कर सकते हो। सो वेन एवर यू डो नॉट हैव एनी ऑफलाइन, अगर मैं कहूं वेन एवर यू डो नॉट हैव एनी इंटरनेट कनेक्शन, so you can use offline blog editor to create post, and the post will be updated automatically whenever you have an active internet connection। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसको। If we do not have an active internet connection, we can create blogs using an blog application and publish the blog whenever the internet connectivity is available। 5 ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के नाम बताइए। तो मेन पहला है कुमाना, फिर उसके बाद अपना विंडोज लाइव राइटर, फिर ब्लॉग डेस्क, फिर एक्टो और मार्स एडिट। ठीक, आगे बात करेंगे हाउ कैन वी क्रिएट अ पोस्ट इन कुमाना। तो वही तरीका है, सेम वही तरीका है जो अपना वहां पे था। जैसे हम ब्लॉग में अपना पोस्ट क्रिएट करते थे ना, न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, टाइटल डाला, फिर रिच कंटेंट, रिच टेक्स्ट बॉक्स में अपना कंटेंट डाल दिया, वही सेम है, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि पब्लिश पोस्ट पे क्लिक तो कर दोगे लेकिन वो पब्लिश नहीं होगी। पब्लिश तभी होगी जब आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगी वापस, वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगी वहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में कि क्या काम है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का। तो आप जो है अपना इंटरनेट की हेल्प से अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या फिर कोई भी आपको ऑनलाइन परचेज करना है, कोई सामान आपको अमेजोन वगैरह से मंगाना है, तो वहां पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज कर सकते हो। So online transactions have made transactions very convenient and simplified the workflow in many forms in our business. Online transactions deal with the transfer of money over the internet. 5 websites that allow online transaction: IRCTC, Redbus, eBay, Flipkart, Amazon। IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। Redbus, अच्छा IRCTC पे आप क्या करते हो? फ्लाइट और ट्रेन की टिकट्स बुक कराते हो। Redbus पे आप बस टिकट बुक कराते हो। eBay पे आप गुड्स बाई और सेल करते हो। फ्लिपकार्ट और Amazon पे भी आप गुड्स बाई और सेल करते हो। ठीक है, 3 पेमेंट टूल बता दीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब आपके पेमेंट टूल्स होते हैं। 2 बेनिफिट बता दो ऑनलाइन शॉपिंग के। तो पहला है कि आप जो है आपके पास टाइम नहीं है स्टोर को विजिट करने का, दुकान में जाने का टाइम नहीं है, ऑनलाइन सामान मंगा लिया। दूसरा है कि स्टोर में एक्सपेंसिव चीजें मिल रही हैं और वही प्रोडक्ट सेम ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, तो वहां से मंगा लिया। तीसरा, देख लो कि कोई प्रोडक्ट लोकल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां से मंगा लिया ऑनलाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट क्या होता है? एक वेबसाइट है जहां से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर है वेयर यू कैन परचेज अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बुक्स, एक्सेसरीज, डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स एक्सेट्रा।
यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट्स मेथड मिलते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर, कैश ऑन डिलीवरी। आप किसी भी तरीके से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। फुल फॉर्म ऑफ IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। यूज ऑफ IRCTC, बुकिंग ट्रेवल टिकट्स। एक्सप्लेन दी पर्पज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। तो इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है, मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी की वो ब्रांच जो इंटरनेट से रिलेटेड होती है, उसको हम इंटरनेट सिक्योरिटी बोलते हैं। जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो भाई रिस्क तो होता है अपना डाटा का चोरी होने का, तो वहां पे हम इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। सो इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटरनेट, ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी बट ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी। Its objective is to establish rules and measures to use against attacks over the internet, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरनेट पे होने वाले अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू अ हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन और फ्रॉड सच एज फिशिंग, ठीक है। तो इंटरनेट वैसे तो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन एक इनसिक्योर चैनल होता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का, जहां पे इंट्रूजन और फ्रॉड वगैरह का बहुत चांस होता है, जैसे कि फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग एक्सेट्रा, है ना। हमें डाटा क्लियर करना होता है ब्राउजर से, लेकिन क्यों करना होता है, इसकी नीड क्यों पड़ी। देखो, वेब ब्राउजर्स हैव बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट डिजाइन टू स्टोर पासवर्ड्स यूज्ड इन फॉर्म्स ऑन वेबसाइट्स। क्या होता है कि आप जब भी कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो वहां पे आपका पासवर्ड कभी कभी ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, या फिर आपसे गूगल पूछता है कि डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस चीज को क्लियर करना होता है, ताकि मान लो आप किसी पब्लिक प्लेस पे अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो, मतलब साइबर कैफे वगैरह में आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपका पासवर्ड वगैरह सेव हो गया तो कोई और भी उसको यूज कर सकता है ना। तो इसलिए हमें डाटा क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। ब्राउजर्स ऑफन प्रोम्प्ट टू सेव यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स व्हेन यूजर्स अटेम्प्ट टू लॉग इन दी वेबसाइट्स, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आई। आगे बात करेंगे। हाउएवर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू लीव द वेब ब्राउजर स्टोर दिस डाटा पर्टिकुलरली ऑन पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर्स। जो आपके पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर्स हैं जैसे कि साइबर कैफे, तो वहां पे आप इस डाटा को बिल्कुल भी छोड़े ना, आप डिलीट ही करके जाएं। तो आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 4 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो देखो क्या टिप्स है यार इसमें। देखो 12 से 14 लेटर्स मिनिमम होने चाहिए पासवर्ड में, और उसमें लेटर्स, नंबर्स, कैपिटल, स्मॉल दोनों तरह के लेटर्स और सिंबल्स सब कुछ होना चाहिए कॉम्बिनेशन। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि अपना नाम, अपने कुत्ते बिल्ली का नाम पासवर्ड में ना रखो। कोई चीज आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो और सब लोगों को पता है कि आप वो चीज पसंद करते हो, तो उसका भी नाम आप उसमें ना रखें। रैंडम पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट्स का यूज करें जो आपको पासवर्ड जनरेट करके देती है रैंडमली, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कैपिटल और लोअर केस लेटर्स का यूज करो। सेम पासवर्ड डिफरेंट साइट्स पे यूज मत करो। ऐसी कोई चीज जो आप बहुत ही अच्छे से लाइक और डिसलाइक करते हो और सभी को पता है, उसको मत यूज करो पासवर्ड में। रैंडम पासवर्ड जनरेटर का यूज करो। एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, ये देख लो, खतरनाक है ना। 127th क्वेश्चन है, 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर द डाटा, ठीक है। पहला है एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज करो जो कि आपके डाटा को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। अगर एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है पहले से, तो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड को प्राइवेट रखो, किसी के पास शेयर मत करो, किसी के कंप्यूटर में सेव मत करो। इंटरनेट कैफे वगैरह में बिल्कुल भी सेव करने की जरूरत नहीं है यूजर नेम पासवर्ड को। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉड वेबसाइट्स पे सेव ना करें, ठीक है। वेबसाइट्स रिक्वायर यू टू फिल आउट फॉर्म्स कंटेनिंग फील्ड्स सच एज नेम, जेंडर, ईमेल, स्कूल एक्सेट्रा। बी कॉशियस व्हेन फिलिंग सच आउट फॉर्म, ठीक है। सिक्योर ट्रांजैक्शंस करें, फर्जी वेबसाइट्स पे आप ट्रांजैक्शन ना करें। व्हेन यू आर यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजैक्शंस, वेबसाइट्स इवन स्टोर योर क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज योर क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट डिटेल्स एक्सेट्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हमें ऑफर करते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चेंजेस बाय मालवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर को बचा सकते हो मालवेयर सॉफ्टवेयर से बाय यूजिंग एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स। 2 बेसिक सेफ्टी रूल बता दो फ्लिप, फॉल्स एंड स्लिप से बचने के लिए। अपने जैसे आप किसी भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से आप गिरने और फिसलने वाली चीजों से बचने के लिए आप कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाओगे। पहला तो ये हो गया, अगर ऑयल वगैरह कहीं बिखर जाए तो उसको तुरंत की तुरंत साफ करो, और स्लिपरी फुटवेयर ना पहनो, है ना। ये तो सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कोई पढ़ाने वाली चीज है नहीं। देखो, मूविंग एरिया को क्लीन और क्लटर फ्री रखो, स्लिपरी फुटवेयर ना पहनो, फ्लोर को क्लीन और ड्राई रखो, ऑयल स्पिल्स डस्ट को तुरंत की तुरंत साफ करो, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल। तो देखो, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वो अप्रूव होना चाहिए बाई एन ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी
इक्विपमेंट अगर खराब हो गया उसको तुरंत ही तुरंत रिप्लेस कराओ, ठीक है। और जो आपके जो वर्कर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेन करो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज करने के लिए। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अप्रूव कराओ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रेन करो वर्कर्स को, ठीक है। स्विच ऑफ और अनप्लग कर दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बिफोर क्लीनिंग और रिलोकेटिंग देम। तो साफ करने से पहले आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को स्विच ऑफ कर दो। 2 फर्स्ट एड रूल्स बता दो। तो फर्स्ट एड क्या होता है, एक इमीडिएट असिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो आप इंजर्ड को बोलो कि भाई शांति रख, है ना, रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक, पैनिक ना करें। उसके बाद कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक, अगर उनको शॉक लगाए तो उनको मतलब कोशिश करो उनको गर्म रखा जाए। उसको इधर उधर मत हिलाओ डुलाओ अगर उसकी गर्दन में या फिर बैक में इंजरी हुई है तो। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है, मतलब किसी बंदे को ऑक्यूपेशन में अपना काम करते हुए कोई हैजार्ड होता है, ऑक्यूपेशन की वजह से हैजार्ड होता है, कोई बीमारी होती है, कोई भी इलनेस होती है, उसको हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं, ठीक है। एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इज द इलनेस वन में एक्वायर्ड ड्यू टू हिज ऑक्यूपेशन, ठीक, क्लियर है। लाइक पीपल वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री मे गेट अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स। चलो 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड देख लो भाई, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और बिहेवियरल। चलो आगे बढ़ेंगे। एक्सीडेंट को समझिए, एक्सीडेंट क्या होता है। तो एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आउटकम। यानी कि एक्सीडेंट कोई भी ऐसा अनप्लान्ड इवेंट होता है जिसके आउटकम्स ऐसे भी आ सकते हैं जिनको हमने कभी सोचा भी ना हो, ठीक है, और जो कि हम चाहते भी नहीं कि कुछ ऐसा हो, ठीक है। ये एक ऐसा अनप्लान्ड इवेंट होता है। इमरजेंसी की बात करें तो कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसमें इमीडिएट अटेंशन और एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन माइट पोज अ सडन रिस्क टू लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ etc एंड नीड्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिटोरिएटिंग रिजल्ट्स और हैजार्ड। यानी कि हमें जरूरत होती है कि भाई उस जगह से तुरंत बचाव कार्य किया जाए और लोगों को बचाया जाए, ज्यादा खतरनाक रिजल्ट ना निकले उस चीज की वजह से। फॉर एग्जांपल बाढ़ आ गई तो तुरंत की तुरंत भाई इवैक्यूएशन कराओ, लोगों को निकालो वहां से, ठीक है। लाइफ और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है। 4 तरह के एक्सीडेंट बता दो। पहला है एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, जैसे कि स्लिप्स एंड फॉल, फायर वगैरह, इंडस्ट्रियल डिसीज या फिर इलनेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्लिनिकल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट, ठीक है। ये सब हो गया आपके टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। 3 सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन। सो फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड्स, अर्थक्वेक, हरिकेन, टोर्नाडो, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, ये सब इमरजेंसी सिचुएशन है जिनमें इवैक्यूएशन कराना होता है। इवैक्यूएशन का मतलब होता है किसी भी जगह को खाली कराना इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो 2 तरीके बताने हैं टू हैंडल एक्सीडेंट्स। पहला है एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एसओपी होना चाहिए एक्सीडेंट हैंडलिंग के लिए। दूसरा है सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स। तो मतलब पहले से ही हमें ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स को पहले से ही हमें अपनाना चाहिए। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी। नेक्स्ट, स्टे अलर्ट, pay attention to and follow emergency drills. An organization can face some hazards that could put the life of employees in the danger. ठीक है, कुछ hazards अपने organization में आ सकते हैं जिनसे कि employees की life danger में जा सकती है। Hazards can be of different type depending on the अभी बताया देखो, नहीं कराया था। अच्छा, मैंने कल वेब एप्लीकेशंस की वीडियो बनाई थी ना, उसमें पढ़ाया था ये वाला, मुझे लगा मैंने अभी पढ़ाया इस वीडियो में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हैजार्ड की। हैजार्ड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री एंड द एनवायरनमेंट इन विच द एम्प्लॉइज वर्क। ठीक है, किस इंडस्ट्री में और किस एनवायरनमेंट में आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हैजार्ड किस टाइप का होगा। ठीक है, 3 टाइप ऑफ हैजार्ड आपको बताने हैं। तो पहला हो गया फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा बायोलॉजिकल और चौथा हो गया मैकेनिकल। चेकलिस्ट दे दो वर्क स्टेशन के लिए जिससे कि हैजार्ड कम से कम हो। पहला है वर्क स्टेशन जो है सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड करे जिससे कि बंदा आराम से अपनी पोजीशन को चेंज कर सके, अच्छे से काम कर सके, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। दूसरा है एडिक्वेट लाइटिंग हो, अच्छे से दिखाई दे, सब कुछ काम कर सके ठीक से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। तीसरा है कि विंडोज फिटेड होनी चाहिए एडजस्टेबल कवरिंग्स के साथ जिससे कि सनलाइट लेवल को एडजस्ट कर सके बंदा। जैसे कि मैंने अभी विंडो में पर्दा हटाया हुआ है, मैं चाहता हूँ जितनी सनलाइट मुझे चाहिए मैं उतनी सनलाइट ले रहा हूँ। ठीक है, तो एडजस्टेबल कवरिंग है। अगला है स्पेस इतना हो कि जब एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ठीक से काम कर पाए, तो स्पेस अच्छा खासा होना चाहिए। अब बात करते हैं इवैक्यूएशन पॉलिसी क्या होता है।
ठीक है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन इवैक्यूएशन पॉलिसी, ऑल द टीम लीडर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉयज अबाउट इट। एक्सप्लेन दी टर्म नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्सप्लेन दी इंपॉर्टेंस ऑफ इवैक्यूएशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए और सारे के सारे टीम लीडर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के बारे में कि वो अपने एम्प्लॉयज को इसके बारे में बताएं कि भाई जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट या फिर कोई इमरजेंसी आए तो हमें कैसे अपने यहाँ से इवैक्यूएट करना है, कैसे यहाँ से निकल के बाहर भागना है। ठीक है, तो ये इवैक्यूएशन पॉलिसी की इंपॉर्टेंस हो गई। बड़ी सिस्टम को समझाइए, तो जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए बड़ी सिस्टम बनाया जाता है। जैसे मेरा कोई दोस्त है जो मेरी ऑफिस में काम कर रहा है, तो मैं उसका बड़ी हूँ। ठीक है, तो जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि उसको अपने साथ बाहर निकाल के ले जाना। ठीक है, उसको इवैक्यूएशन कराना मुझे। ठीक है, सो बडी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज मस्ट बी डेजिग्नेटेड। दिस सिस्टम एंश्योर्स दैट डिफरेंटली एबल्ड आर असिस्टेड एंड गाइडेड आउट ऑफ द प्रीमिसेस और द इंपैक्टेड एरिया प्रॉपर्ली। फ्लोर प्लान्स और असेंबली एरियाज। फ्लोर प्लान्स क्या होता है, जो रूट होता है निकलने का बाहर इमरजेंसी में, उसको हम बोलते हैं फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान्स विद इवैक्यूएशन रूट्स इन वर्क एरियाज ensure that employees understand these so that you can use in time of need। ठीक है, सो एम्प्लॉइज को इनके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो जरूरत के टाइम पे इनका यूज कर सके। असेंबली एरिया वो जगह होती है जहाँ पे वो लोग असेंबल होते हैं इवैक्यूएशन के बाद, जहाँ पे वो लोग सब इकट्ठे होते हैं। कौन लोग, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पे इमरजेंसी आई है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स। तो हम जब इवैक्यूएशन ड्रिल्स कराते हैं, मतलब हम प्रैक्टिस कराते हैं कि भाई इमरजेंसी में कैसे भाग के निकलना है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बताइए। So periodic evacuation drills should be conducted. Ensure that you pay attention during these drills. You need to save your life and you can helpful in saving someone else's life too। ठीक है, so इनको आप attention से देखिए ताकि आप अपनी तो लाइफ बचाएं और दूसरे की भी आप लाइफ बचा सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल बताइए। तो देखो, अगर आपकी हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड भी रहेगा। ठीक है, आप जितने हेल्दी होंगे आप उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो यही आपकी इंपॉर्टेंस है। हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, वेरी पॉपुलर सेइंग इज ट्रू। हेल्दी लाइफस्टाइल्स लीड टू अ हेल्दी बीइंग। Healthy living has a lasting impact on an individual, which ultimately leads to a healthy environment at home as well as workplace। तो आप घर पे भी खुश और अपनी ऑफिस में भी खुश, हेल्दी एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। Happy or healthy worker will always perform best to his ability। Healthy lifestyle helps to keep and improve people's health and well-being। ठीक है, तो आप अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम कर पाओगे अगर आप हेल्दी रहोगे तो। ठीक है, इससे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी और वेलबींग भी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है 4 पॉइंट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल दे दो। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी माइंड और साउंड स्लीप, है ना, क्लियर है, और गोल सेटिंग भी आता है। 149th क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड डैश फॉर इमरजेंसीज। ठीक है, तो असेंबली पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। इमरजेंसी के बाद एक डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट होता है जहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा होना होता है। हाँ, तो भाई आज का यहाँ पे हमारा सिस्टम समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चंस आपने कवर किए होंगे अच्छे से, और अच्छे से एग्जाम करके आना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एज इट इज उठे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।